रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। ये हैं इमरान हसन और ये अभी तक है इमरान हसन, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, नए दिन का आगाज कर चुके हैं, करने वाले हैं। दोनों सूरतों में आपके लिए हमारी जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम है। जुम्मा मुबारक कहा है आपने? जी मैंने कहा। मेरी तरफ से भी आपको मेरे जुम्मा कपड़ों से नहीं आपको लग रहा, मुबारक। मैंने वैसे एक्सप्रेशन से कहते सूफियाना, वो कहते हैं ना सूफियाना रूहानी आपने रंग। सलवार कमीज क्यों नहीं पहना? मैंने इसलिए कि स्त्री नहीं हुए थे। वैसे बहुत मसला है। अच्छा सो जी, खैर अपने अपने मसाइल है, ऐसे मसाइल हर पाकिस्तानी के होते हैं। सो वी जस्ट शेयर इट, यू नो, हम कॉमन मसाइल हैं हमारे। इसके साथ एक और मसला बिल्कुल स्टार्ट में कहना जरूरी है, वो धुंध का है। बारिश हुई है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, वस्ती पंजाब में भी, साउथ पंजाब में भी, नॉर्दर्न एरियाज में भी पाकिस्तान के, लेकिन उसने धुंध बढ़ा दी है। लेकिन अरमला हसन, इस धुंध की एक क्वालिटी है कि मुझे ये लगता है कि ये वो जो मेले वाली धुंध होती है ना, दैट स्मोक वाली फोग, स्मोक फोग या स्मोक ही कहेंगे इसको, ये वो नहीं है। इट लुक्स कि ये क्लीन है, ये आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगी। एटमॉस्फेयर में वो जो होता है ना एक गर्द सा, वो आपको नजर नहीं आ रहा। फॉग वो जो मुझे याद है पहले, बहुत पहले हुआ करती थी, स्मॉग के फिनोमिना से पहले वो इस तरह की होती थी कि इसमें थोड़ी विजिबिलिटी होती थी और आपको फील होता था कि आपके गले को नहीं लग रही। तो फॉर्चुनेटली अब बारिश के बाद ये फॉगी है, मतलब इसमें कोई स्मॉग वाला एलिमेंट नहीं है। लेकिन स्टिल कल आपके शहर में बारिश भी हुई और बहुत ज्यादा फॉग भी पड़ी, और इसलिए हमने आज दौरा करने का फैसला किया। जाएंगे बाय रोड, बाय एयर नहीं जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब थोड़े ही हम बाय रोड जाएंगे ना अपने शहर में। आप शहबाज शरीफ हो भी नहीं सकते। देखिए इमरान खान साहब बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस हेलीकॉप्टर पे जाते थे, क्या बात है लोगों की ना, मतलब लोग जा सकते हैं, इमरान की क्या करें, इतनी सी ख्वाहिश आपकी जिंदगी में जहांगीर तरीन था। अच्छा जी, मुल्क के बेशतर इलाकों की बात आपको कर लेते हैं। विजुअल्स तो आपको दिखा ही रहे हैं, जिसमें सर्दी में मजीद इजाफा हुआ है। जो PDMA है उसने बलूचिस्तान में और दीगर जगहों पे, खासतौर पे बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। हमने कल आपको बताया था कि वहाँ पे सूरत हाल क्या बन रही है। तमाम जो एहलकार हैं उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, जो ड्यूटी के कातेकार हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, जबकि जो बर्फबारी के मकामात हैं इस पर आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए वहाँ पे अमला भी तैनात कर दिया गया है और मशीनरी भी पहुँचा दी। और साथ साथ हम अपने बिहाफ पे आप सबको तलकीन कर रहे हैं कि प्लीज़ अगर आप इन नॉर्दर्न एरियाज का रुख करने वाले हैं तो थोड़े सब्र तहम्मुल के साथ जाएं, क्योंकि बर्फबारी से अनफॉर्चुनेटली पास्ट के अंदर कुछ अच्छे वाकयात पेश नहीं आए, तो लिहाजा आपने एहतियात करनी है। और गैर ज़रूरी तौर पे दो कि आपका बहुत दिल कर रहा होगा बर्फबारी देखने का, मौसम एंजॉय करने का, लेकिन बी सेफ एवरीवन। ये बहुत जो कह रहे ना एक मुश्किल काम होता है ऐसे मौसम के अंदर ट्रैवल करना, और उसको आपने अपनी सेफ्टी को यकीनी बनाना है। एग्जैक्टली। दूसरी जानब कुवैत में भी बर्फबारी होगी, आपको बताएंगे। यालाबारी, यस हाँ, यालाबारी। ये देखिए जरा कितने बड़े बड़े गोले गिरे हैं कुवैत में। मुई तौर पर इसको एक गर्म जगह, सहराई इलाका है डेफिनेटली। कुवैत में से तेल भी निकलता है, आपको मालूम है, और मिनरल से बड़ी मालामाल जमीन है। यहाँ पे यालाबारी हो गई, मतलब अजीब किस्म की रंग देख रहे हैं। आई स्टिल वेट कि कब लिबर्टी लाहौर में बर्फबारी होगी। आपने वो मिस किया, वो जब बर्फबारी नहीं थी, वो ओले इतने ज्यादा पड़े थे कि वो बर्फ लेते, हम लाहौरीज पे खुश हो गए थे। बहरहाल चलें, कुछ दिन पहले जी जो दुनिया क्रिकेट के थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, दुनिया फुटबॉल के जो चाहने वाले हैं उनको बहुत जबरदस्त खुशी मिली थी। उनकी ख्वाहिश थी कि अर्जेंटीना फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते, मेसी वर्ल्ड कप उठाएं, ये हुआ। लेकिन इसके साथ साथ आज एक बहुत बड़ी गम की खबर आ गई। जो लोग फुटबॉल देखते हैं, जो फुटबॉल फॉलो करते हैं, दे नो हु पेले इज। 82 साला ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले, जो कि एक ब्रांड रहे हैं, इनफैक्ट हैं अभी तक। उनकी बेटी कैली क्रिस्टीना ने बताया कि उनके जो वालिद हैं उनका इंतकाल हो गया है। उनकी तस्दीक कर दी उनकी बेटी ने। इस लेजेंडरी फुटबॉलर के हवाले से आपको बताएं कि वह 82 कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे, और इन्हीं की सरबराही में ब्राज़ील ने 3 वर्ल्ड कप जीते। पहले जो है वो तारीख के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप, जिसमें 1958 है, 62 है और 70 है, ये वर्ल्ड कप उन्होंने जीते। और इसके साथ साथ अपने 22 साल करियर में 1300 से ज्यादा मैचेस उन्होंने खेले और तकरीबन इतने ही गोल किए जितने मैचेस खेले। और आलमी रिकॉर्ड उनके नाम है। अनफॉर्चुनेटली उनकी बेटी ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। सो फुटबॉल लवर्स के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। ऑब्वियसली ब्लैक डे डेफिनेटली। तो बहरहाल जी, जिस जीरू ने दुनिया में जो आया है उसने जाना है, और हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कराची टेस्ट के हवाले से। ये भी रेस्ट इन पीस होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बुरा टाइम चल रहा है पाकिस्तान का। कल आपको मालूम है 9 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स डिक्लेयर की थी इंग्लैंड ने। मुझे बड़ा इंसल्टिंग सा लगा कि हम 10 विकेटें नहीं गिरा पाए, और पाकिस्तान 77 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं अपनी दूसरी इनिंग्स के अंदर, जबकि पाकिस्तान
पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और इस वक्त भी तकरीबन आई गेस 97 रन की लीड बाकी है इस वक्त अभी भी। इमामुल हक 45 और जमान अली 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि शान मसूद 10 और अब्दुल्ला शफीक 17 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स में 612 रन, सिर्फ 612 9 खिलाड़ी आउट पे डिक्लेयर की थी और पाकिस्तान को कीवीज की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 97 रन दरकार है। इसी पे हम And why did you forget Kane Williamson की डबल सेंचुरी? अच्छा सॉरी, He scored a double 100 मुझे अपना दुख ही नहीं भूल रहा, मैं उनकी खुशियां क्या मनाऊं। तो हालात ठीक नहीं है लेकिन इस पे हम बात करेंगे, हो सकता है हमारे बात करने से ही थोड़ा ठीक हो जाए। पाकिस्तान को आज मैच बचाना है, जीत का तो कोई चांस नहीं है, बात करने से कभी कुछ हार ठीक से नहीं बचना, हुआ। हाँ, इस बात करने मुल्क से की बातें हम कितनी करते हैं, ठीक हुआ? सही कह रही हैं आप, नहीं सही हुआ कह रही ना? हैं। चले जी अब आगे बड़ी खबर, बड़ी खबर। साल 2022 आज हमारा इस साल का आखिरी शो है एक्सप्रेसो का, क्योंकि कल परसों हमारा शो नहीं होता। फिर 2022 में कभी हम आपसे नहीं मिलेंगे, हम 2023 में मिलेंगे। साल 2022 अख्ताम को पहुंच गया जी, नए साल की आमद है। इस साल का कल का दिन बाकी है आपको जैसे मैंने बताया, लेकिन इस साल का हमारा आखिरी शो आज का है। इंशाल्लाह कल नए साल के साथ, नए अहदाफ और नए अज़ाइम के साथ हम सो रहे होंगे क्योंकि कल छुट्टी है, आपको मिलेंगे, परसों भी हम सो रहे होंगे, मंडे को मिलेंगे, तरसों हम आएंगे। आप चलिए अच्छे से साल 2022 की बात करें तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इवेंटफुल रहा। सियासी अगर हम हिजान की बात करें या सनसनीखेजी की बात करें, वो बड़ी अरूज पे रही। अप्रैल में मुल्की तारीख में पहली मरतबा वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इमरान खान को ओहदे से हटा दिया गया। शहबाज शरीफ मुल्क के जो 23वें वजीर आजम बने, जबकि इमरान खान ने 2 लॉन्ग मार्च किए। अमरीकी साइफर ने मुल्की सियासत में भौचाल मचाया। इमरान खान पर वजीराबाद के करीब कातिलाना हमला हुआ। मुबैना ऑडियोज वीडियोज मुल्की सियासत का मरकज और महवर बनी रही, जो आज तक बनी हुई हैं। इमरान खान की जानिब से असम्बलियां तोड़ने और इस्तीफों के मामले में भी खूब सियासत में हलचल मचाई। पाक फौज में एक बड़ी तब्दीली भी आई। जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल मुद्दत के बाद रुखसत हुए। जनरल आसिम मुनीर ने बतौर आर्मी चीफ पाक फौज की कमान संभाली। और साथ साथ अगर अब हम मईशत की बात करें तो क्या हुआ है? मईशत की बात आप मुझ पर डाल दिया जी जी बिल्कुल, इकोनॉमी बड़ी पसंद है इनको। 2022 के लिए मईशत खौफनाक तरीन साल मईशत के लिए 2022 रहा, क्योंकि इस वक्त डिफॉल्ट के खतरात मंडला रहे हैं। सिर्फ मार्च तक हमने ऑलमोस्ट 8 बिलियन यूएस की पेमेंट करनी है और हमारे जो रिजर्व्स है वो 6 बिलियन से भी कम हो गए। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं। इस साल का सबसे बड़ा सानिया सैलाब था, कई लोग इसके अंदर शहीद हुए, जाँ बहक हुए, मिलियंस ऑफ पीपल वर इफेक्टेड, घर लोगों के तबाह हो गए और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो कि मुतासर हुए। पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ सैलाब की वजह से, जिसकी वजह से ये हुकूमत बहुत मुश्किलात का भी शिकार है और पाकिस्तान की इकॉनमी भी। इसके अलावा जी कलअदम TTP 2022 वापसी उसकी दोबारा से होना शुरू हो गई और एक खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई। दहशतगर्द दोबारा से मुतहर्रिक हुए हैं और ये बिल्कुल साल के आखिर में हुआ है। अब सवाल ये है कि 2022 में हमने जो गलतियाँ की, क्या हम बैसियत कौम उनसे सीखेंगे? पहले तो शायद हमने उस तरह की लर्निंग हमारी नहीं हुई है, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान के माशी मफादात को लेकर क्या हम अपनी तरजीहात को तब्दील करेंगे? क्या हम रियासत को सियासत पर तरजीह देंगे? फिल वक्त इसका जवाब अगर आप मुझसे पूछें बतौर एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट तो नहीं में है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ हम किस हद तक ग्रूम करते हैं, ग्रो करते हैं, ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ ज़ैगम खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। ज़ैगम साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, इमरान साहब, बर्मला, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। आई होप आप ज्यादा बोर नहीं हुए हमारे इंट्रो से क्योंकि थोड़ा सा लंबा। नॉट एट ऑल जी, आई वाज एंजॉयिंग इट। आपकी एनर्जी, आपके यंग जो हैं वो चेहरे देखकर मुझे भी सुबह एनर्जी मिल गई। That's so nice of you sir, और एनर्जी दे दी आपने हमें। 2022 सर, सबसे पहले तो मैं एक ओवरव्यू आपसे लेना चाहता हूँ। दो कि कोई भी साल उस वक्त तक कुछ नया हमारे लिए नहीं हो सकता जब तक हम खुद अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, अपने पैटर्न्स को, अपने रहन सहन को, जो कि हमने 2022 में भी आई बिलीव नहीं किया। लेकिन मैं आपका तज्जिया चाहूंगा सर, हाउ यू सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो हमने गिने 2022 के। जी, आपने इंपॉर्टेंट इवेंट गिन लिए और जिनका खुलासा ये है कि जो ये गुज़श्ता साल था, अभी तो गुज़श्ता नहीं हुआ, एक दिन में हो जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख के एक बहुत ही चैलेंजिंग सालों में से एक था, एक मुश्किल तरीन साल था। देखिए, पाकिस्तान पर जब भी बात होती है, अगर आप किसी भी कुतुब खाने में जाएं, बुक स्टोर में जाएं, पाकिस्तान पर कोई किताब उठाएं, खास तौर पे बाहर किसी की लिखी हुई, तो आपको एक चीज अक्सर टाइटल्स पे नजर आएगी, वो लफ्ज होगा बहरान, क्राइसिस इस तरह का। तो बहरानों के तो हम आदी हैं, बहरानों से गुजरते रहे हैं। बहुत से बहरान बाहर से आते हैं और बहुत से हम खुद पैदा करते हैं या उन बहरानों को खराब करते हैं।
2022 जो है वो बहरानों से शुरू हुआ, बहरानों पे खत्म हुआ। शुरू 2 बहरानों से हुआ और खत्म 3 बहरानों पे हुआ, और साल खत्म हुआ, बहरान खत्म नहीं हुए। ये तीनों बहरान जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और ये बहरान जैसे आपने गिनवाए, एक पाकिस्तान का सियासी बहरान है, एक पाकिस्तान का माशी बहरान है, और तीसरा पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी का बहरान जो फिर से सर उठा रहा है। ये 3 बहरान। दहशतगर्दी का बहरान साल के शुरू में नहीं था। अब देखें इन तीनों बहरानों के कुछ तो पहलू एक्सटर्नल हैं, खासतौर पे माशी बहरान के और दहशतगर्दी के बहरान के जी। लेकिन हम किस तरीके से उसको निपटते हैं और किस तरीके से हमने निपटा, ये सबसे अहम सवाल है कि कैन वी राइज टू द ओकेजन। क्या कौम के तौर पर हम मुत्तहिद होकर इतने बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने को तैयार हैं। बहुत दफा हम एज ए नेशन वी हैव रिजन टू द ओकेजन। मसलन दहशतगर्दी के सामने हमने खड़े हुए, दहशतगर्दी को हमने खत्म किया। हमने सियासी भी बड़े बड़े बहरान निपटाए हैं। पाकिस्तान टूटने के बाद हमने आईने पाकिस्तान भी बनाया, उसके बाद हम इकट्ठे रहे, उस तरह के मसले कभी पैदा नहीं हुए। पाकिस्तान में बड़ा इत्तेहाद आया, 18वीं तरमीम भी आई जिससे फेडरेशन के मसले खत्म हुए, सूबे एक दूसरे के करीब आ गए। माशी बहरानों को भी हमने देखा है, एक हद तक निपटा है, जितना हमें निपटना चाहिए तो उस तरीके से नहीं निपटा। तो सवाल ये है कि इन बहरानों के लिए हम कितने तैयार हैं। सही। अच्छा ज़ैगम खान साहब, जिससे आपने खुद भी बात की कि मुआशी तौर पे भी हमारा एक एक्सटर्नल फैक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इसका ताल्लुक भी हमारी इकोनॉमी से। तभी इंटरनेशनली एक तासुर जाता है कि मुल्क के अंदर अगर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इकोनॉमी भी बेहतर नहीं हो सकती। और 2022 अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिटिकली या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं रहा, और 2023 में भी कुछ अच्छे इंडिकेटर्स नहीं हैं। व्हाट डू यू थिंक कि हमें ये जो गलतियां जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं, किस तरह से इनको हमने ठीक करना है, क्या ताकि हमारे मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आए, जो कि अभी इस वक्त की अशद जरूरत है। मतलब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर आप पाकिस्तान के माशी मसाइल को बिल्कुल एक सादा सी भी 1-2 चीज़ों में समेटना चाहें तो पाकिस्तान का जो बहरान पैदा होता है वो पैदा होता है जिसे माहिरीन मईशत कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आप जितने डॉलर कमा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पिछला साल देखें तो पाकिस्तान ने 80 बिलियन डॉलर की जो चीजें थी वो बाहर से मंगवाई, सिर्फ 30 बिलियन डॉलर की चीजें हमने बाहर बेची। आप अंदाजा लगाइए कि जितना सामान हम बेचते हैं वो 1/3 है उस सामान का जो सामान हम खरीदते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट लेकर आए और आकर पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज बनाएं, फिर वो यहाँ सामान बनाकर बाहर बेचें। इसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को चाहिए होता है सियासी सुकून। बाहर का इन्वेस्टर जो होता है वो कबूतर की तरह होता है, वो 2 मिनटों में उड़ जाता है सरमाया लेकर। वो तब आएगा जब उसे नजर आएगा कि आपके यहाँ सियासी इस्तेकाम है और आपके यहाँ पॉलिसियों का तसलसल है। अब क्योंकि जैसे आपने कहा माशी बहरान आते हैं तो इन्वेस्टर हमारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें इस बात पे इत्तफाक राय करना कि पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल करने के लिए ये काम हमने करना है, और जब हुकूमत करेगी तो अपोजिशन उसको नहीं रोकेगी। मसला ये होता है कि जब हुकूमत कुछ रिफॉर्म करने की कोशिश करती है तो फिर अपोजिशन उसके पीछे पड़ जाती है। इस वक्त ये अपोजिशन की बात नहीं है, पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, वो अपोजिशन का ये जी, आप तो वो कह रहे हैं 2 मिनटों में उड़ जाता है, यहाँ पे तो 2 मिनटों की तो बात नहीं, 2 मार्च कर ली हमने एक साल में इन्वेस्टर को उड़ाने की। एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड। खैर, एक तो ये कि हर दफा को आपने 73 का जिक्र किया, हम 1973 में अपने आइन पे मुत्तफिक हुए, हमने एक हादसे का इंतजार किया, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, फिर हम 73 के आइन पे मुत्तफिक हुए, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन प्लान पे अमल दरामद शुरू किया, हमने आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे का इंतजार किया। इंतजार से मुराद मेरी ये कि वाक़या हो गया उसके बाद हम संभले। हमें बैसियत कौम ज़ैगम साहब, हर बार एक हादसा क्यों ज़रूरी है कि उसके बाद हम पलटें, हम अपनी इस्लाह करें? कुछ गंवाने के बाद हमें क्यों ये हमारे अंदर ये अर्ज होती है कि अब हम कुछ बेहतर करें, उससे पहले हम क्यों नहीं करते? कितनी खूबसूरत बात आपने की इमरान साहब, इतनी विजडम की बात है। देखिए, जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरों के तजर्बे से सीखते हैं, दुनिया के तजर्बे से सीखते हैं, अच्छे तजर्बे से भी सीखते हैं, बुरे तजर्बे से भी सीखते हैं। आपके पास उन मुल्कों की मिसालें भी हैं जिन्होंने बेतहाशा तरक्की की है, और आपके पास सिखाने वाले भी हैं। देखिए, अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक
हमारे पाकिस्तानी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट है, अमर्त्य सेन भारती हैं, उन्हें नोबेल प्राइज मिला उसी बात पे जो इन दोनों ने हमें सिखाई कि किस तरीके से दुनिया के मुल्क तरक्की करते हैं। हमने उसको अप्लाई नहीं किया। उन्होंने बताया कि अवाम को पढ़ाओ, अवाम को सेहत दो, उसके नतीजे में मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा। ये सबसे अहम बात है कि अवाम को सोशल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट, आप इंसानी तरक्की लाएं तो मईशत तरक्की करेगी। आपने नहीं सीखा। हमने बदतरीन तजुर्बों से एक हद तक सीखा और जितना सीखना चाहिए था हम नहीं सीखा, जिसको कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि अपने तजुर्बे से ही सीख लें। मसला ये है कि हम अपने तजुर्बे से भी सीखने को तैयार नहीं है। चलें, सिक्योरिटी में हमने सीख लिया, पॉलिटिक्स में कुछ सीख लिया और सीखने के बाद भी हम वही गलती दोहरा रहे हैं। चार्टर ऑफ आपने डेमोक्रेसी किया 2006 में, सियासी जमातों ने यह तहिया किया कि हम पहले की तरह एक दस्तो गिरेबां नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ जो है झगड़ेंगे नहीं, जूतों में दाल नहीं बांटेंगे, फिर वहीं पे पहुंच गए। मईशत की तो हाल ये है कि पाकिस्तान में मईशत दान जिसको कहते हैं बूम बस्ट साइकिल, कि हमारी थोड़ी सी मईशत ऊपर उठती है, फिर धड़ाम से नीचे आ गिरती है, फिर थोड़ी सी ऊपर उठती है। जब गिरते हैं तो सीखते नहीं है, तो सीखते नहीं है कि क्यों गिरे भाई, दोबारा ना गिरे, दोबारा हम ऊपर ही जाते जाए। और कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है, लर्निंग, चूंकि हम गलतियों से सीखते नहीं है, इसी वजह से हम इंप्रूव नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा वास्ट टॉपिक है, पाकिस्तान को लेकर तो बहुत ही वास्ट है, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने को जी चाहता है, लेकिन टाइम कम है। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। हम 2022 का अहाता कर रहे थे हालात के तनाजुर में, और ज़ैगम साहब का तज्जिया आपने सुना। हम सबको अपना अपना एनालिसिस करना है कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। एग्जैक्टली, एज ए नेशन भी एनालिसिस की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं जी। अब कुछ मौसम की हम बात कर रहे थे और मुल्क के बेशतर इलाकों में आपको बताएं तो बारिश से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। पीडीएमए ने बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट जारी किया। हमने आपको पहले ही बताया था, तमाम एहलकारों की छुट्टियां मनसूख करके ड्यूटी औकात भी बढ़ा दिए गए हैं, जबकि बर्फबारी के मकामात पर आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमला और हैवी मशीनरी भी वहां पर पहुंचा दी गई है। इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब मैंने नहीं कहा ये। अच्छा सरदार सरफराज साहब, ये तो बारिश की सूरत हाल है, ऑब्वियसली इससे काफी हद तक स्मॉग में तो कमी आई है, बट स्टिल सर्दी में भी इजाफा हुआ है, और जो बर्फबारी के वाकयात है या जो भी मामला है, इस हवाले से भी हमें बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, दिसंबर का पहला ये कह लें आप स्पेल बिल्कुल आखिरी दिनों में आया। इससे पहले तो दिसंबर पूरा ही ड्राई गया था। नवंबर में तो अच्छी बारिश हुई थी, बर्फबारी भी हो गई थी, लेकिन दिसंबर का ये स्पेल बारिश तो इतनी बहुत ज़्यादा किसी किसी जगह में तो हुई, लेकिन किसी जगह जनरली हो गई अच्छी, मतलब लाइट रेन ही हुई ज़्यादातर। और लेकिन पहाड़ी इलाकों में जैसे सवात और उधर चतराल वगैरह साइड पे, और गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू पे कुछ नहीं, एक मतलब मुसलसल धुंध छाई रहती थी, और उसमें कुछ 1-2 दिन के लिए कमी आएगी, दोबारा से धुंध एक्चुअली बढ़ जाएगी, लेकिन ये कि एटलीस्ट 2 से 3 दिन उसमें कुछ। सरफराज साहब, मुख्तसरन ये कि ये सिलसिला कब तक चलने वाला है? ये जो बारिशें भी हैं, ये कब तक चलने वाली हैं? ये तो तकरीबन ख़त्म होने को है आज। बस मैं किसी जगह पे बिल्कुल आखिर जो शुमाल मशरकी इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान, उधर कुछ ना कुछ हो जाए। आज भी हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, और फिर ये स्पेल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन है 8-10 दिन बाद एक और स्पेल आने की उम्मीद है, नया वेस्टर्ली वेव का एक सिलसिला 7 या 8 जनवरी से। तो उम्मीद है कि उसमें भी अच्छी बारिश और अच्छी बर्फबारी दोबारा देखने को मिलेगी। वो भी 2 से 3 दिन का स्पेल है, 8 से लेकर 10 या 11 तक। ठीक है, ठीक है सरफराज साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। जब भी आपको हम तकलीफ देते हैं आप तशरीफ लाते हैं, थैंक यू वेरी मच। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, हमें बता रहे थे कि ये जो सिलसिला है, ये जो स्पेल है, ये तो शायद आज खत्म हो जाए, लेकिन 8-10 दिन के बाद एक और आएगा। इसकी मुझे खुशी इसलिए कि सर्दियां थोड़ी सी प्रोलॉन्ग कर जाएंगी। सर पहले तो आई नहीं है, अभी कल तो सर्दियां आई हैं, परसों आई हैं, हफ्ता हो गया, सर्दी आ गई है। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी, और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट फैशन ऑफ फन, जिसमें निम्रा नासिर आज हमें बता रही हैं कि जो शादी सीजन है, इसमें फैशन ट्रेंड्स में क्या है आजकल इन और क्या है आउट। देखते हैं आज का सेगमेंट फैशन ऑफ फन। आज मेरी दोस्त की शादी है और दिल मेरा साड़ी पहनने का है। साड़ी का ख्याल सोचते ही दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है, बरकत अली साड़ी वाले। आज मैं मौजूद हूँ बरकत अली साड़ी वाले पे, जो 1952 से अपनी बहुत ही क्लासिक और डिसेंट साड़ियाँ निकाल रहे हैं।
वेल, आज के एपिसोड में एक्साइटिंग क्या होने वाला है कि हम यहाँ से साड़ी खरीदेंगे और जाएंगे बहुत फेमस सैलून और वहाँ पे जाके आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह साड़ी के साथ मेकअप कर सकते हैं और बाल किस तरह से बना सकते हैं, साड़ी किस तरह से कैरी कर सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत लाइट ज़्यादा वेट हो। खूबसूरत है। ये भी फुल ऑल ओवर इसी तरह नीचे की तरफ डार्क कलर है, ये ऊपर लाइट कलर आ जाता है। आई विश मेरी मेहंदी का फंक्शन होता, मैं ज़रूर पहनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए वलीमा डे के लिए ना ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है आपको। अच्छा, तो ये किसका बहुत काम खूबसूरत है? ये कौन सा काम है? ये सलमा दबका और ये वसली। ये आप पल्लू लगा के देखें, सारा टोटली दबके का काम है। ये देख, हाँ, ये भी सारा। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है आपने मुझे जी, जितनी भी अभी तक दिखाई है। जी ये सारा, ये भी हैंडमेड है सारा, अच्छा, ये सब कुछ भी हैंडमेड है, सेल्फ हैंड है। तो बहुत खूबसूरत है। पूरी 6 गज की साड़ी होती है, 1 गज का ब्लाउज होता है साथ लगा हुआ। साड़ियाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं और साड़ी ही इतनी खूबसूरत है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कौन सी खरीदूं और कौन सी छोड़ूं, लेकिन इनको ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं जो सबसे खूबसूरत लगेगी वही खरीदेंगे। पहले मुझे ये दिखा दें, तो पहले मैं ये वाली ट्राई करूंगी और फिर देखते हैं कैसी लगती है। मैं सोच रही हूँ 1-2 और ट्राई कर लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है और इसका कलर बहुत प्यारा है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कलर थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। और इसके अलावा इसका जो काम है दबके का काम है, और दबके का काम आपको पता है बहुत हैवी होता है और फंक्शन सुबह से लेकर रात तक का फंक्शन है। मुझे नहीं लगता मैं पूरी कैरी कर पाऊंगी इतना लंबा टाइम, लेकिन मैं व्हाइट और पिंक के दरमियान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। खैर, व्हाइट भी तेरी पड़ा है, अभी देख लेते हैं, कंफ्यूजन खत्म करते हैं अपनी। ये व्हाइट या ये पिंक? मुझे लगता है वलीमे का फंक्शन है और मैं लाइट कलर के साथ जाना चाह रही हूँ, तो यही व्हाइट खरीदते हैं। शॉपिंग तो मेरी हो गई है डन और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी पसंदीदा साड़ी मिल गई है। खैर, अब बारी है तैयार होने की, तो मैं आई हूँ नबीला सैलून, जो पाकिस्तान के टॉप सैलून्स में से एक है। अभी मैं आपको लेके जाऊंगी अपने साथ और आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगी। से मैं तैयार होंगी, बाल बनेंगे, मेकअप होगा, उनकी टीम से मिलेंगे, बहुत बातें करेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। सो लेट्स गो विद मी। अच्छा, तो अब मैं आ गई हूँ इनके मेकअप रूम में। मैंने इनके मेकअप आर्टिस्ट से बात कर ली, जैसा कि मुझे लुक चाहिए वो कह रहे हैं बिल्कुल एक्जैक्टली वैसी ही लुक देंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको साथ साथ दिखाऊंगी किस तरह से मेकअप कर रहे हैं और क्या सारे बाल बन रहे हैं, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स गो। अच्छा, ये जीरो मेकअप का जो है ना सेटिंग पाउडर, ये मुझे खुद भी बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ भी फाउंडेशन वगैरह कर लेते हो तो आप हल्का सा पाउडर लो, इसको टैप करो, आप अपनी फाइन लाइंस को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा दिखाएं, मुझे बताएं इसको कैसे पकड़ते हैं। इसको आप अपने लेना है, अपनी फिंगर पे ऐसे करोगे तो ये आप इजीली इसको लेके यूज़ कर सकते हो। तो ये इनके जीरो मेकअप के साथ आती है, ये ऐसे पकड़ते हैं और इसको जहाँ भी आपको ऑयली फील हो रहा है या कोई भी आपके कोई फाइन लाइंस है या किसी चीज़ को भी ख़त्म करना है, तो बेसिकली सेटिंग पाउडर के लिए साथ स्पॉन्ज मिलता है और इससे आपका पूरा मेकअप सेट हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे कि मेरा फेस स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो इसकी क्या ज़रूरत है फिर? इसकी ज़रूरत ये है कि अगर आप पूरा मेकअप कर रहे हो, आपको हमने पूरा वाइट कर दिया होगा, तो स्किन में वार्मथ लाना बहुत ज़रूरी है। जो कि हम अपने कैरामल शेड की फाउंडेशन को लगा रहे हैं, तो वो थोड़ी डार्क है, आपकी स्किन में वार्मथ आएगी, फेस स्ट्रक्चर जो है ना प्रोमिनेंट होगा। अच्छा, तो बेसिकली आई मेकअप मेरा ऑलमोस्ट डन है, इसके बाद बस आईलाइनर रहेगी और फिर आई लैशेस लगेंगी। अब आप आईलाइनर लगाने लगे? हाँ जी, बिल्कुल, हम आईलाइनर लगाने लगे। जो लाइनर है हम बिल्कुल इसको लैश लाइन के साथ साथ लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने से ये होगा, इस पर एक शार्प लुक नहीं आएगी और दूसरा ये ब्लेंडिंग में अच्छा रहेगा। आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता, बहन के तरले करना बंद करें और एक ब्लेंडेड आईलाइनर लगाना सीखें। अच्छा, तो आजकल जो है वो बड़े लिप्स का फैशन है, राइट? अब मेरे लिप्स तो पहले ही बड़े हैं, तो अगर किसी के लिप्स पतले होते हैं और इतने मोटे नहीं होते, तो वो क्या करे अपने लिप्स को बड़ा दिखाने के लिए? अच्छा, उसके लिए ये है कि आप अपनी ऊपर वाली जो टिप है इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। हाँ, डिफाइन कर और फिर स्लाइटली सा उसको नीचे लेके आए। ठीक है, एकदम से शार्प लुक में नहीं, सॉफ्ट सी लुक में। अच्छा, तो मेकअप हो गया मेरा डन, मेकअप बिल्कुल कंप्लीट है। मुझे अपनी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मेरे फीचर्स बहुत इन्हेंस्ड है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है। अब आ गई है बारी बालों की, तो बोल रहे हैं कि मेरे स्नीक बन बनाएंगे बालों का, क्योंकि मेरे फेस के साथ वो अच्छा लगेगा, मेरा फेस स्ट्रक्चर ऐसा है। तो अभी हम बालों की तरफ जाते हैं और आप मेरे साथ चलें। जी, तो कैसी लग रही हूँ मैं? मुझे अपनी आज की लुक बहुत अच्छी लगी। मैं आपको लेके गई बरकत अली साड़ी वाले पे, हमने वहाँ से साड़ी खरीदी, फिर हमने नबीला सैलून आया और मुझे तैयार किया। मुझे अपनी साड़ी, बाल, मेकअप सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में। हमारा सफर यहीं तक था, मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त की शादी पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कुछ फिल्म मेकिंग के हवाले से। भाई, वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ मामलात के अंदर टेक्नोलॉजी और उसमें फिर टेक्नोलॉजी के अंदर भी जिद्दत आती जा रही है। थिंग्स आर गेटिंग मोर बेटर। एक ज़माना था जब कैमरा ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें बनाने तक महदूद था, फिर उसमें तरक्की हुई। लेकिन हम अगर आज के दौर में आते हैं तो व्हाट नॉट भाई, 3D, आई मीन एवरीथिंग। आजकल तो बिल्कुल हकीकत के करीब तरीन
फिल्म मेकिंग पहुंच गई है। कुछ लोग पाकिस्तान में भी अपनी बहुत ज़बरदस्त एफर्ट कर रहे हैं और ऐसी एफर्ट कर रहे हैं जिससे वो इस पूरा पोटेंशियल लगते हैं कि उनको इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज़ किया जाए। हमारा एक नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होता है जिसके तहत पहले भी हमने आपसे कुछ लोगों की मुलाकात करवाई थी जिनको स्कॉलरशिप मिला था। वो लोग ज़बरदस्त फिल्में उन्होंने बनाई और फिर उनको स्कॉलरशिप मिला। इस दफ़ा भी इस फेस्टिवल की हम बात करते हैं, इसकी बदौलत जो फिल्म मेकर्स हैं वो अपनी शॉर्ट मूवीज़ की इंटरनेशनल लेवल तक पजीराई हासिल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं इसके 15 कामयाब तालिब इल्मों में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए, जिनमें कुछ अंडर ग्रेजुएट्स भी थे और कसूर से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म अवैस मुनीर हैं। इनकी शॉर्ट फिल्म है वाहेगुरु, उसने इस फेस्टिवल के अंदर 6ठी पोजीशन हासिल की। और ये कैसे हो सकता है कि वो आए और कुछ अचीव करें, हमारे शो में आए। अच्छा जी, वैसे सिख कम्युनिटी के पाकिस्तान में मजहबी मकामात वाहेगुरु पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इसी हवाले से इनकी डॉक्यूमेंट्री ने 6th पोजीशन हासिल की है, इनको स्कॉलरशिप भी मिली है। इनसे मजीद बात करेंगे, इनकी डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच अवैस एंड वेलकम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। अवैस, सबसे पहले तो अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बताएं। वाहेगुरु के नाम से आपने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई, बेसिकली किस तरह से आपने पोर्ट्रे किया ये सिख कम्युनिटी की जो मजहबी जगह? बेसिकली मैं रिसर्च कर रहा था कि कौन सा टॉपिक चाहिए जिस पे इस दफ़ा थीम था फेस्टिवल का टूरिज़्म पे। ठीक है। तो टूरिज़्म जब आता है माइंड में तो आपके माइंड में आता है नॉर्दर्न एरियाज़, उसके अलावा आप कुछ सोचते नहीं। तो फिर मेरे माइंड में आया था करतारपुर का इलाका को, जब करतारपुर कॉरिडोर बना था तो उससे रिलीजियस टूरिज़्म बहुत प्रमोट हुई थी। तो मैंने कहा कि मज़ीद शायद इसके रिलेटेड और भी चीज़ें हों। तो तब मैंने थोड़ी रिसर्च की, तब पता चला जी कि पाकिस्तान में तकरीबन 90% जो सिख हेरिटेज है ना वो पाकिस्तान में मौजूद है, इंडिया में नहीं है वो। तो इसलिए सिख हर साल आते हैं पाकिस्तान और वीज़ा का मसला होता है उनका, थोड़े लोग आते हैं लेकिन पाकिस्तानियों को इतना नहीं पता कि यहाँ पे कितना हेरिटेज है। सिखों को पता है कितना मुकद्दस जगह उनके लिए। तो फिर रिसर्च की और उसके बाद फिर मैंने 4 गुरुद्वारे टोटल फाइनल किए थे। एक लाहौर में बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ है डेरा साहिब, वो एक ननकाना साहब जहाँ बाबा गुरु नानक की पैदाइश हुई थी, और एक पंजा साहब हसन अब्दाल इस्लामाबाद के साथ लगता है, और चौथा था करतारपुर। तो इनसे फिर मैंने तकरीबन 4 दिन लगे थे शूट करने में। तो वो शूट किया और उस पर फिर एक रिलीजियस हार्मनी भी होगी, ठीक है, रिलीजियस टूरिज्म भी होगी और पाकिस्तान को आप एज अ पीसफुल कंट्री शो करवाया। ये 4 जगह तो हमें पता है आम पाकिस्तानी शहरियों को भी। आपने ऐसा क्या मुख्तलिफ किया अपनी फिल्म के अंदर जिसमें लोग इंस्पायर हुए कि क्या ज़बरदस्त स्टोरी निकाल के लाए? तो हमें नहीं पता। अब मैं तकरीबन 4 से 5 दफ़ा लाहौर ही रहता, मैं 3 साल से लाहौर रह रहा हूँ, ठीक है, और मैं काफ़ी दफ़ा बादशाही मस्जिद जा चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि उसके साथ भी एक गुरुद्वारा है, ठीक है। हम जाते हैं, देखते हैं, बिल्डिंग बस नज़र आती है, हमें नहीं पता कि उसमें है क्या चीज़, अंदर नहीं जाते, देखते नहीं हैं, उनकी क्या तालीमात है, किस तरह का मज़हब है, ठीक है। मैं बेसिकली बॉलीवुड मूवीज बहुत देखता हूँ, ठीक है। तो उसमें काम आ गई आपके उसमें वो दिखाते हैं सिख, मतलब सिख काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके समझ नहीं आती कि किस तरह से मतलब उनका मज़हब चल रहा है या क्या चीज़ है, ठीक है। और पाकिस्तान में इतने उनके मकामात मौजूद है और हमें बिल्कुल नहीं पता सिखिज्म के बारे में, ठीक है। तो उससे मुझे ज़रा आइडिया मिला, ठीक है। तो उससे फिर ये दिखाया कि उनके कल्चर में क्या है, ठीक है, उसके मज़हब, उनके मज़हब को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। और फिर अच्छा, किस तरह से आपने एक्सप्लेन तो किया रिलीजन को, उनके बिलीफ्स को, सारी चीज़ों को। वहाँ पे जो सिख कम्युनिटी थी उनसे आपने ऑब्वियसली अपनी डॉक्यूमेंट्री में इंटरेक्ट किया होगा। किस तरह की बातें जो हम सब लोग शायद सिर्फ एक सिख कम्युनिटी को या उनकी रिलीजियस प्लेसेस को जानते हैं, सुना हुआ है, लेकिन उसके बारे में जो के लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते, क्या आपने एक्सप्लोर किया, क्या उनसे बुलवाया? एक्सप्लोर ये किया, मैंने तो कुछ नहीं बुलाया, मैंने कहा था कि जो आपको फील होता है, ठीक है, आपने वही बताना है, ठीक है, जो नेचुरल है, ठीक है, वही बताओ। तो मुझे तो यही फील हुआ कि मतलब कि काफ़ी अच्छा मज़हब है सिखिज्म भी, ठीक है। उसमें वो भी वहदानियत को प्रमोट करते हैं, ठीक है, और उनमें पीस एंड हार्मनी की बात करते हैं। बेशक और उनको सेम उनकी तालीमात है, ठीक है, बड़ा पीसफुल सा मज़हब है, ठीक है, लोग भी बड़े पीसफुल हैं और बड़े कोऑपरेटिव टाइप बनते हैं, ठीक है। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो माइनॉरिटी होकर यहाँ पे प्राउड फील करते हैं। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें आज़ादी है। नहीं, वैसे एक है कि दोनों अतराफ के जो पंजाब है इनका जो ताल्लुक है वो बड़ा मिसाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब हम वहाँ पे चले जाएं या वो यहाँ पे आ जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहब्बतें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमने सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है हमने दोनों तरफ से। तो ये जो आपने एक बड़ा अच्छा मौजू ये चुना कि जो रिलीजियस हार्मनी है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में रिलीजियस टूरिज्म का बड़ा स्कोप है। वाई सिखिज्म? आप हिंदुइज्म की भी बहुत अच्छी जगह हैं, बुद्धिज्म की पाकिस्तान का मरकज है बुद्धिज्म का, और वो तो आप अगर टेक्सला वगैरह चले जाएं बेहतरीन, मतलब बहुत सारी ऐसी आपके पास ऑप्शंस थी। देन वाई सिखिज्म? इसके ऊपर ही क्यों आपने सोचा कि फिल्म, बॉलीवुड फिल्म्स वर द रीजन?
मेरे बनाई थी 2 डॉक्यूमेंट्रीज। टेक्सला पे भी मैंने बनाई थी, अच्छा। बुद्धिज्म पे, ठीक है, वो पूरा एक्सप्लोर किया था मैंने एरिया। लेकिन उस पर मसला ये हो गया था कि ड्रोन नहीं अलाउ था, तो ड्रोन की वजह से वो शॉट्स नहीं बने, ठीक है। तो फिर ये जो ड्यू टू दैट सेंसिटिव एरिया, जी जी, ठीक। तो लेकिन सिखिज्म का ये था कि ये ज्यादा देखा हुआ, ठीक है, बुद्ध मत इतना नहीं देखा हुआ मूवीज वगैरह में और कहीं से, लेकिन ये बहुत ज्यादा देखा हुआ था मूवीज में, पंजाबी मूवीज में, ठीक है, बॉलीवुड के। तो उससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन एक मिलती थी कि इनके बारे में पढ़े तो सही कभी है क्या चीज़। और इससे पहले मैं एक दफ़ा करतारपुर जा चुका हूँ। अच्छा, टाइम कितना लगा आपको? कितनी ड्यूरेशन की फिल्म है आपकी? मेरी 12 मिनट की फिल्म है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको खाली शूट करने में 4 दिन लगे और एडिट करने में तकरीबन 13 दिन लगे थे। और रिसोर्सेज कितने लगे? आप तो स्टूडेंट हैं, रिसोर्सेज भी दिए थे गवर्नमेंट ने? नहीं, वो आपने खुद लगाने। कितने लगे आपके? ऑलमोस्ट मेरा ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार का। ठीक है। अच्छा, इस फेस्टिवल के हवाले से बताएं, इसमें जो अवार्ड्स मिले हैं, अब आपको आगे स्कॉलरशिप भी मिली है डिप्लोमा के लिए ऑस्ट्रेलिया में, किस तरह से आप जाएंगे और ये प्रोसेस कैसे होगा? ये अभी एक और इवेंट करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन, तो वो इवेंट करेंगे, उसके बाद वो फाइनल करेंगे, ठीक है, हमें अनाउंस करेंगे कि ये 15 बच्चे हैं फाइनल, तो इनमें से अब हम आगे भेजेंगे। खवातीन भी हैं इनमें? जी, 4 से 5 फीमेल फिल्म मेकर। तो आपकी 6 पोजीशन है, जो पहली 5 पोजीशंस पे कौन कौन लोग हैं? पहली 5 पोजीशन पे एक शायद बलोचिस्तान से था लड़का, एक कराची से था और एक गिलगित था, बाकी एक लाहौर से है और बाकी एक का मुझे नहीं कंफर्म। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने फील की अपनी फिल्म के अंदर के इसमें मैं बेहतर करता तो मैं नंबर 1 भी हो सकता था? मुझे तो लगता है पहले नंबर 1 थी, ठीक है, बस वो माइनर एक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत उनका कुछ बेहतर था, मेरी थोड़ी बहुत कमी थी, लेकिन मुझे नहीं फील होता कि उसमें कोई कमी थी। पाकिस्तान में वैसे जो फिल्म मेकिंग है वो कमर्शियल फीचर फिल्म्स भी बहुत कम बनती हैं और डॉक्यूमेंट्रीज का चैप्टर तो बंद ही हो गया है। ऐसे ही चंद एक प्रोग्राम्स के अंदर छोटी मोटी रिपोर्ट चल जाती है, हम कोई छोटी मोटी एफर्ट कर लेते हैं अपने शोज़ के अंदर, अदरवाइज नहीं है। आप चूंकि एक स्टूडेंट भी हैं, अब आप एक कामयाब फिल्म मेकर भी हैं, आपने अवार्ड भी जीता और मुस्तकबिल में आप जा रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, तो पाकिस्तान में आप कितनी कमी फील करते हो और कितना पोटेंशियल फील करते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर कि उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए लोगों के लिए? टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, अगर आप उन पे काम करना शुरू करें, मसला ये है कि हम कहते हैं कि हमें फ़ौरन से वो रिकग्निशन मिल जाए, ठीक है, वो नहीं मिलेगी जब तक आपका कोई काम बोलेगा तो फिर आपको मिलेगी। मैं तकरीबन 3 साल से कर रहा हूँ काम, ठीक है। आप जब इस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे थे, आपको यकीन था कि ये भेजेंगे ऑस्ट्रेलिया? आपको ये नहीं था यार सरकार है पता नहीं भेजेगी नहीं? लास्ट ईयर जब होता है ना, लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। जी, लास्ट ईयर जब था तब अप्लाई करना था, तब मुझे यही लगा था कि सरकार है मुश्किल है, ठीक है, इसलिए मैं रेडी किया था। अच्छा, लेकिन लास्ट ईयर जब बच्चे गए हैं तो फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, चांस मिल सकता है तो ट्राई करना चाहिए। तो फ्यूचर प्लान क्या है अवैस? आगे कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री मजीद बनाने का प्लान है? इंशाल्लाह वापस आके बनाएंगे और अभी भी 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रहे हैं उस पर काम, और वो भी 1-2 मंथ। लास्ट 30 सेकंड्स कुछ कहना चाहें जो यंग बच्चे देख रहे हैं और इंटरेस्ट रखते हैं फिल्म मेकिंग के अंदर, डॉक्यूमेंट्री के अंदर, और स्पेशली सिखिज्म को जो आपने पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी, कोई फाइंडिंग आपकी ऐसी जो आप शेयर करना चाहें? फाइंडिंग उसमें यही है कि वो अपने मतलब कि खुदा को बहुत मानते हैं, ठीक है, और दूसरा वो कहते हैं कि हलाल कमाई करो, ठीक है, सेम इस्लाम में जैसे होता है, और तीसरा वो कहते हैं कि अपने बड़ों का एहतराम करो, ठीक है, और ये 3 बेसिकली उनकी तालीमात है। बाकी जहाँ तक फिल्म मेकिंग का ख्याल है तो फिल्म मेकिंग का ये है कि पाकिस्तान में इसका अभी स्कोप बन रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी ये मार्केट दोबारा से चलना शुरू होगी फिल्म इंडस्ट्री, तो इसमें अगर आप करते हैं कुछ भी पोटेंशियल है आप में तो आप अभी से शुरू कर दे। मे भी अगले 2 से 3 सालों में मेरे ख्याल में तो ऑस्ट्रेलिया से वापस कब आएंगे आप? वो आएंगे नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में। हम आपसे जरा पूछेंगे आपने क्या सीखा है। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे मिलकर। विश यू ऑल द बेस्ट। और उन 5 को भी हमारी तरफ से बहुत नेक तमन्नाएं हैं, हम आपको भी बुलाएंगे अगर आप हमें वक्त दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम उन स्टूडेंट से भी बात करेंगे। वैस ने बड़ा अच्छा टॉपिक पिक किया और वो था रिलीजियस हार्मनी, मजहबी रवादारी। हर मजहब बुनियादी बात एक ही करता है और वो इंसानियत से मोहब्बत, पीस, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पे हम बात करते रहेंगे। आगे बढ़ना है और थाईलैंड की फ्लाइट, हाँ थाईलैंड चलना नहीं है। ये बहुत अच्छा वाक़या है भाई, ये जो इन्होंने याद करा दिया। मैं ये थाईलैंड की लोकल एक फ्लाइट, उसके अंदर कुछ भारतीय शहरी हैं और उन्होंने शाइनिंग इंडिया का स्लोगन लहराते हुए उन्होंने इंडिया की शाइन दिखाई दुनिया को, और क्या खूबसूरत अल्फाज का और अंदाज का तबादला किया। ये इनकी लड़ाई हो गई जी। ये देखिए, ये शाइनिंग इंडिया के शाइनिंग सिटीजन्स जो अपने भारतीय पासपोर्ट की सबसे ज्यादा रुनुमाई भी करते हैं और उसको बहुत ज्यादा दुनिया के सामने बताते हैं कि थाईलैंड भी यही होता है। हाँ, ये मुस्तकबिल की सुपर पावर के शहरी हैं जी, जो अपने आप को कहती है हमने बनना है। एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इन इंटरनेशनल फ्लाइट। भाई ऐसे कौन करता है? मतलब मैं तो देख के मैं पाकिस्तानी होते हुए शर्मिंदा हो रहा था, हालांकि हम भी कुछ खास कम नहीं है। बैंकॉक से जा रही थी जी कोलकाता, और वहां पे ये न्यू ईयर मनाने जा रहे थे और कुछ ऐसा हुआ कि परवाज़ किसी बात पे इनकी आपस में बहस हुई और बहस पहले गालिम गलोच पे रुकी,
फिर वो वहाँ पे नहीं रुकी, बल्कि इनफैक्ट फिर वो हाथापाई पे आई बेचारी एयर होस्टेस को, आप देख सकते हैं वो बेचारी रोकने की कोशिश कर रही है। अब ये थाई लोग क्या सोच रहे होंगे, इंडियंस कोई तो ख्याल कर ले आप। इस वक्त ये फुटेज बहुत वायरल है, पूरी दुनिया देखा और सराहा जा रहा है, और इंडियंस की तारीफ भी की जा रही है कि माशाल्लाह 1.25 अरब की आबादी है, और मैनर्स और एटिकेट्स चेक करें आप कितने हैं। इस पे तालियां तो नहीं होनी चाहिए, सब इंडियंस ऐसे नहीं है, लेकिन ये बहुत बुरा इमेज किया है आपका भाई, इसको ठीक करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। रोज जश्न बहार होता है, आपको पता है कहां पे? वादी सून में। पहले हम आपको झलकियां दिखा रहे थे, आज हमने कहा फिल्म तो पूरी खैर आज भी नहीं दिखाएंगे, आज टीजर ट्रेलर रिलीज कर देते हैं आज। सो दिस इज अबाउट वादी सून। ज्यादा हम आपको बताएंगे क्या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फुटेजेस आपने देखी हैं। हमारा जो सफर है शर्त का अगला सीजन आने वाला है, इट्स अबाउट वादी सून और वकार कमिंग सून। वाह वाह, वकार भाई जिनका वापस आने को जरा दिल नहीं करता जब भी वो कहीं जाते हैं, लेकिन आ गए हैं और बड़ी खुश आए थे, लेकिन मुझे लगता है कुछ उदास हो गए। वकार भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है वकार भाई, आपको वापस आने का दिल कर रहा था? हाँ नहीं मतलब ठीक है। अब अगला टूर जो है वो अगला टूर कैसा रहा आपका वादी सून का सफर? क्या देखा आपने और क्या दिखाने वाले हैं आप सफर? क्या क्या नहीं देखा? हाँ देखिए वो बहुत कुछ नहीं देखा, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह ही है जिस तरह थारम गए थे तो हमारे था कि हम शायद बहुत कवर कर लेंगे, लेकिन फिर वहाँ पे ऐसे लगा जैसे आधे से ज़्यादा जो है हम छोड़ आए हैं। वादी सून में भी ऐसा ही है, लेकिन वादी सून में और ओवरऑल अगर पाकिस्तानी साथ की भी बात करें और वादी सून उसी का हिस्सा है, इसमें एक चीज़ जो है कि जितनी तारीफ़ें आप देखेंगे सफ़र शर्त की वादी सून के प्रोग्राम में, वो सारी जो तारीफ़ें हैं, वो सारी जो वादी सून की जो एक पॉजिटिविटी है, उसमें कई इंसानी किरदार नज़र नहीं आता। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि आप देखें कि उसमें कुदरत की फयाजियाँ नज़र आती हैं। अच्छा, उसने आपको झीलें दे दी, उसने आपको लैंडस्केप दे दी, इसके अलावा आर्कियोलॉजी नज़र आती है, आसार कदीमा बहुत खूबसूरत, कमाल हिस्ट्री, लैंडस्केप बहुत अच्छी है, कल्चर बहुत सकाफत रिच है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये इसमें जो इंसानी किरदार से मेरी मुराद ये है कि वो एक जो बंदोबस्त का, सियाहत के हवाले से बंदोबस्त का या इस हवाले से कोई किरदार आपको नज़र नहीं आता ना। लोकल कम्युनिटी का कोई मुआशी मॉडल, जिसको हम टूरिज्म को मुआशी मॉडल कहते हैं, उसमें कहीं कोई किरदार किसी जगह पे भी मुझे तो कम से कम नज़र नहीं आया। जब हम गिलगित बल्तिस्तान में या बहुत सारी जगहों पे कामयाब, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कामयाब मुआशी मॉडल या कामयाब सियाहती प्रोग्राम हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कम्युनिटी का किरदार हर सूरत में ला, जब तक कम्युनिटी उसमें शामिल है भी तो गिलगित बल्तिस्तान ना, यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि इन लोगों को मुतहरिक होना चाहिए। पोटेंशियल तो कहीं ज्यादा है, लेकिन मसला ये है कि वो किसी जगह पे उनको मालूम ही नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आर्कियोलॉजी के हवाले से कोई सेंसिटिविटी नहीं है। अच्छा। मैंने तो नहीं देखा कि वो हसासियत है। इसके हवाले से देखें, परिंदों के हवाले से देखें, मतलब परिंदों के हवाले से आते हैं 4000 किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं परिंदे। अच्छा। मुझे ऐसे लगता है जैसे बहसियत कौम जब वो आते हैं अक्टूबर में या नवंबर में, तो हमें इकट्ठा होकर वहाँ पे एक ऐसा फेस्टिवल, खूबसूरत सी एक सरगर्मी करनी चाहिए कि हमारे मेहमान आ रहे हैं। ठीक है, अप्रैल में हमें करनी चाहिए कि अब हमारे मेहमान जा रहे हैं, इस तरह की, जिससे बच्चों की तालीम भी हो जाएगी और एक अवेयरनेस भी फैलेगी। वहाँ पे परिंदे खौफजदा है, आज भी खौफजदा है। कहने को ठीक है, वो कहने को है कि वो पाबंदी है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के उसमें भी आती है ये झीलें जो 3 वहाँ पे हैं, और किसी लेकिन परिंदे बिल्कुल खौफजदा है। उसकी खौफजदा होने की वजह यही है ना कि शिकार होता है। और फिर मैंने मकामी लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि 3 गार्ड हैं उछाली लेक पे, जो कि 9 किलोमीटर, और फिर इसके साथ जो जंगलात हैं उन तमाम की 3 गार्ड हैं, वो कहाँ करेंगे। और फिर मैंने उनको कहा कि अगर गार्ड 1000 भी हो जाए ना तो परिंदों की हिफाजत नहीं हो सकती अनटिल की कम्युनिटी के अंदर वो हसासियत। किस तरह हो सकता है कि एक परिंदे पे एक गार्ड बिठा देंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता अनटिल की वो जिस तरीके से हमने मारखोर बचाया है। लोगों के अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं है, वहाँ पे वो करते हैं शिकार। देखिए जब तक वो आ गए, आपने तालीम दी नहीं है, कहाँ तालीम दी है आपने, तो आगाही दी नहीं है। तो वहाँ पे जो, क्योंकि जिला खुशाब का ये इलाका बनता है, कल भी हम बात कर रहे थे, तो कम्यूट करने के लिए आसान है। अगर आम लोग, जैसे कि आपके प्रोग्राम को देखने के बाद लोग अगर फैसला करते हैं कि हमें जाना चाहिए, जैसे आपने 2-3 झीलें दिखाई, आई वाज रियली इंस्पायर्ड कि हमारा अपना इलाका है, हम जाते नहीं हैं। अगर जाना चाहें लोग, क्या उस तरह के मसाइल भी हैं जिस तरह की निशानदेही आपको राक्रम पे करते रहते हैं? देखिए जो तो है ना जुनूनी सा आदमी, मतलब एक जुनूनी आदमी, एक जुनूनी टूरिस्ट है, वो गिलगित बल्तिस्तान चला जाएगा चाहे कराक्रम हाईवे की हालत जो भी है, ठीक है, वो किसी और।
इसी तरह जो जो जुनूनी है वो तो चला जाएगा सूंस के से। लेकिन आप कहें कि नहीं सियाहत को कमर्शियल बुनियादों पे और उससे हमने पैसा कमाना है। एक तो हमें ना वो बड़ा होता है कि पाकिस्तान में सियाहत का बहुत पोटेंशियल है और हम ज़र मुबादला कसीर ज़र मुबादले से कमा सकते हैं। इस तरह के आपको पता है कि पिछले 70 साल से हम फिक्रें सुन रहे हैं। इस तरह का अगर फिक्र आपके जहन में है तो फिर तो आप सोचे भी नहीं ना। फिर तो आप जैसी सोन वैली स्टार्ट होती है तो फिर आप एक दूसरे से पूछते हैं कि ये वादी सोन स्टार्ट हुई है। पूरी वादी सोन में टूटी फूटी सड़कें, हर खड्डे में जब आपकी गाड़ी लगती है तो आप कहते हो कि पाकिस्तान में सियाहत का बड़ा पोटेंशियल है और पाकिस्तान जो ऐसे कसीर ज़र मुबादला कमा सकता है जिस खड्डे में लगती है गाड़ी। खड्डे में आपके अच्छा वकार भाई, जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप वहाँ की कम्युनिटी और लोगों के बारे में हम कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखते हैं और आप बताते भी हैं कि वहाँ के लोग बड़े डिफरेंट है। किसी भी इलाके की हम बात करें, यहाँ पर कम्युनिटी कैसी है, लोगों का जो रवैया है या कितने वेलकमिंग है, या जो वहाँ पर सियाहत का जैसे आपने कहा सेंसिटिविटी नहीं है बट स्टिल आने वाले लोगों के हवाले से उनके एटीट्यूड्स कैसे हैं? अभी तक ना सियाहत का जो मामला है ना, ये सियाह उनके लिए अभी भी अजनबी सा एक टर्म है। अगेन क्योंकि आपने इन्वॉल्व ही नहीं किया उनको। एक अब वहाँ पे कनेटी गार्डन्स में हैं वो क्या कहते हैं आबशारे हैं। अब हम गए आबशारे, वो वाली आबशारे जिसमें अभी आपने एक झलकी भी देखी, ये वो आबशारे हैं जो कि उसका एक लैंडमार्क है। यानी अब जब वादी सून आपकी नजर आता है तो एक आर्कियोलॉजी की कुछ साइट्स हैं और कुछ ये आबशारे हैं। पता चला जी वो उन पे पाबंदी है, आप नहीं जा सकते। मैंने कहा इन आबशारों पे ये जो लैंडमार्क्स है उनका 3 महीने से पाबंदी है। वो ये था कि कोई हादसा हुआ था और उस हादसे की वजह से कोई नहाने का पाबंदी लगा दी। ये अब देखे ना, इसका मतलब है कि किसी वक्त में आप दरिया सिंध पे भी पाबंदी लगा देंगे, किसी जहाँ पे भी कोई हादसा होगा। कनेटी गार्डन्स पे आबशारों पे पाबंदी मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, आपने उन पे पाबंदी लगा दी। तो कम्युनिटी, अच्छा उसमें किसी जगह पे एक होता है ना कि एक कम्युनिटी का कोई किरदार नजर आता है, उसमें लोकल्स का किरदार वो नजर नहीं आया। लोकल तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही हैं जिस तरह सारे पाकिस्तानी होते हैं, वेलकमिंग भी हैं। लेकिन वो जो वहाँ पे यानी कोई इस तरह का मौशी मॉडल जिसमें एक सयाह उनको उस सवाल से भी अट्रैक्ट करे कि ये हमारी वादी को कुछ देने आ रहा है, ठीक है, और हमें इसको उस तरीके से करना, वो नहीं है। एक रवायती ट्राइबल पुराना जिस तरीके से वेलकम, ये तो हमने शॉर्टकमिंग्स देख ली। अगर एक नया सयाह मुझे साहब से कहता है कि मैंने कल वीकेंड पे सूंस केसर जाना और मैं अगले 3-4 दिन वहां रहना चाहता हूँ, तो वो क्यों जाए? ऐसी क्या बातें हैं इसके लिए उसको जाना चाहिए वहां पे? देखिए बात यह है कि टीडीसीपी के एक खबेकी में टीडीसीपी का एक बहुत अच्छा सेटअप है। इसके अलावा भी होटल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो रिहाइश का मामला नहीं है। एक तो रिहाइश होती है जो आपका मेन कंसर्न होता है, और मैं बता रहा हूँ कि वो सड़कें जैसी भी टूटी फूटी हैं आप पहुँच सकते हैं, मतलब ऐसा तो कोई ऐसा नहीं है। आप जब नॉर्मल गाड़ी पे पहुँच जाते हैं, नॉर्मल गाड़ी पे पहुँच जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, हाँ जी, लेकिन वो खड्डे हैं मतलब। और तो बात यह है कि पाकिस्तान को अगर हम कहें कि जो ये रीजन है, आपको पता है 7-8 हज़ार साल पुरानी हिस्ट्री है, और अगर ये कहें कि पाकिस्तान के कदीम तरीन बाशिंदों का मस्कन जो है वो क्या है, वो वादी सून है, अच्छा, या वो सॉल्ट रेंज है। तो क्यों नहीं जाना चाहूँगा मैं, मतलब आर्कियोलॉजी है वहाँ पे, हिस्ट्री है। मेरे बच्चे अगर जाएंगे वो क्या कुछ नहीं सीखेंगे, लोकल से क्या कुछ नहीं सीखेंगे। अभी भी वहाँ जो पुरानी चीज़ें, जिस तरह आपने इसमें देखा कि मैं चक्की चला रहा था, इस तरह की बहुत नहीं, आटा फिर अच्छा नहीं लगता। तो यकीन कीजिए कि अभी तक वो पुराना एक गांव अम्ब है, जो अम्ब शरीफ है, बहुत खूबसूरत गांव है। 4 साल पहले बिजली आई है, अभी तक वो मामला, अच्छा ये है। और दूसरा आप ये भी सीखते हैं कि आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब आप देखेंगे 2-2 घंटे जो है वो पहाड़ चढ़ के बच्चा आ रहा है स्कूल पढ़ने के लिए, 2 घंटे वापस जा रहा है। आप जब उसको देखते हैं ना तो यकीन कीजिए कि आप कहते हो कौन सी तालीम, तुम बच्चे क्या, तुम्हें किस जिल्लत में न डालो। ये नहीं वो साम शरीफ में जो स्कूल नाम का कोई चीज़, यानी प्राइमरी को स्कूल था और वो बच्चों को मिडिल स्कूल था, और वो एक साइड पे कायदाबाद है, दूसरी साइड पे शाली है। 2 घंटे इधर है, 2 घंटे इधर है। वो कहते नहीं अब बच्चों को कौन पढ़ाए इतना, या बच्चे किस तरह पढ़ सकते हैं। वो एक है इंसानी अलमिया। वहाँ पे हो क्या सकता है अगर अब आप होकर आए, ऑब्वियसली हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ के कुछ ना कुछ दास्तान छोड़ाते हैं, लेकिन हम उसमें कुछ फोकस भी करने की कोशिश करते हैं कि हम अथॉरिटीज से कुछ एक्सपेक्ट करें। वैसे तो कभी भी कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन क्या हो सकता है उन इलाकों में? देखिए ना, कोई सेंसिबल कोई गवर्नमेंट, कोई इस तरह के लोग हों। मैं हैरान हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जो कि रीच भी चेक करें कि लाहौर से 3-4 घंटों पे, पिंडी से 2 घंटों पे, बड़े शहरों की रीच भी कितनी आसान है। वादी सून एंटर हो तो दरवाजे पे हो कि भाई ये अहमद नदीम कासमी के गांव गए, कोई पता नहीं अंगा, किसी जगह कोई बोर्ड नहीं, किसी जगह कोई तख्ती नहीं। ये अहमद नदीम कासमी वो है जो कि तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में से कितने बड़े आदमी थे। नहीं, अब्दुल कादिर हसन जो हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के, वो उनके गाँव में कोई पता नहीं, कहीं कोई तख्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। और क्या इन लोगों के घर अब आबाद हैं? हाँ हैं, मतलब घर तो इस तरह मौजूद हैं, किसी फैमिलीज वगैरह है। लेकिन अब ये देखिए कि आप इमेजिन कीजिए ना कि इतने बड़े मुशाहिद वहाँ पैदा हुए, कोई पता नहीं है। आर्कियोलॉजी, अम्ब शरीफ
उसका मंदिर आप करें उसको गूगल, कितनी बड़ी साइट है। ठीक है। और एक ऐसी रिमेन्स भी थी, आप यकीन कीजिए कि मुझे पता चला कि यहाँ पे रिमेन्स हैं, मतलब पुरानी अभी कहते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि यहाँ पार्किंग बना देंगे। आप इमेजिन की वो पार्किंग, मतलब इतना कोई सत्यानाश। उस हवाले से एक ठेकेदार ने उस सारे कदीमा के बीच में से सड़क लेके गया हुआ है, आधे इधर रह गए आधे इधर रह गए उसने बीच में। तो मतलब आप इस तरह की स्टोरी इसके जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसके इतने बजट्स हैं, बिलियंस के मिलियंस के बजट्स हैं, वो किधर जा रहे हैं? फिर ये सवाल हमारी जगह अपनी जगह रह जाता है। म्यूजिक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि हमारी ये जमीन भी है बड़ी रिच है कल्चरली और पुरानी तो है ही, आपने खुद भी कहा। जहाँ भी हम जाते हैं, हम गिलगित में जाते हैं, हम थर में जाते हैं, हर किसी की अपनी म्यूजिकल अट्रैक्शन है। यहाँ की मौसीकी कैसे, और ये जो माये भाई गा रहे थे ये उधर ही होते हैं? देखिए ये इमरान साहब, इमरान साहब जी, बिल्कुल इमरान साहब उधर ही होते हैं। ये तो एक और भी हैं, वो अभी हमने वो तो कमाल हैं, वो तालिब हुसैन दर्द की समझेंगे। अच्छा। हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक है वहाँ पे, अंदर में है ये इसी तरह ही है। और वहाँ पे एक खास हुक है जो कि डेजर्ट वाली होती है ना। अच्छा। क्योंकि थल साथ भी लगता भी है। और यहाँ की जिंदगी भी बहुत डिफिकल्ट रही है, जिस तरह हमारी आपको पता है तलगांग अट्टक और इन इलाकों में रही है, जो कि बारिशी इलाकों के पानी है, बारिशी इलाकों के जो इलाके हैं। तो उस हवाले से एक हुक है, एक दर्द है, वो सारा ये सकाफत तो वादी सून कमाल है ना। बाबा सरवर अवान इतना बड़ा करैक्टर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा के फॉसिल्स और वो जितने भी थे आसार करीमा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसने अपने कमरे में, आज हम उनको कमरा खुलवाया, इसमें दिखाएंगे हम आपको सफर शात में, उसकी इतनी सी डस्ट पड़ी हुई है, उसके ऊपर जाला लगा हुआ है। एक बंदे का इतना बड़ा काम वो फॉसिल्स और रिकॉर्ड का, आप हुकूमत से यानी हम अगर गुजारिश करें यार तो इतना नहीं होता कि उन चीज़ों को उठा के किसी कमरे में डिस्प्ले कर दो, उस पर टिकट लगा दें, कमाएं उससे, लेकिन उन चीज़ों को ज़ाया तो ना हो, इतने इतने अहम फॉसिल्स हैं और रिकॉर्ड है। और एक चीज़ बढ़िया है, हमें बहुत ज़रूरी है, सिर्फ कहीं पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर हम बात करें नसिहत के फ़रोग़ के लिए, तो मुझे हम तीनों को एक बात पे मुत्तफ़िक़ होना पड़ेगा कि भाई बुनियादी तरीन चीज़ ये है कि जब तक आप इस शापर पे पाबंदी नहीं लगाते, आप इसको छोड़ देंगे। अब इमेजिन करें ना, एक खूबसूरत तरीन साइट शापर हुई पड़ी है। हाँ जी, वादी सून में आप एंटर हो जाएं या कहीं भी एंटर हो जाएं या किसी आसार कदीमा की खूबसूरत साइट पे, और वहाँ पे ये शॉपिंग बैग और ढेर लगे हुए हैं, सेंस आनी चाहिए ना। कुछ नहीं आ सकती। आप देखें ना, हम लोगों से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो 70 साल में हमने उनसे दिया है, क्या उनको हम तालीम दी और क्या तालीमी म्यार दी, और आज भी 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, यही हो सकता है कि हम उनको यानी हुकूमत उनको एक किसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके या उस हवाले से गवर्नेंस के हिसाब से वो चीज़ों को फाइन लगे सबको, अगर आप ये गन मचाएंगे तो फाइन होना चाहिए। ऐसा है, लेकिन वो इससे बेहतर है कि शॉपिंग बैग भी पाबंदी हो जाए। हाँ। गिलगित बल्तिस्तान एक बहुत अच्छी मिसाल है। इन द एंड ये नया सीजन है, आपकी एफर्ट भी माशाल्लाह बहुत दिन आपने लगाए वहाँ पे, आई होप कि बहुत कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। बहुत बड़ी सर्विस है ये जो बहरहाल। कुछ आप कहना चाहें अपने व्यूवर्स को? मैं ये कहना चाहूँगा कि सफ़र शर्त जो है समटाइम्स हमें खुद अभी ये प्रोग्राम सब ऐसे लगा है जैसे बहुत नेगेटिविटी है भाई, ऐसे लगा है जैसे हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए वादी सून पे। और एक सियाहत तो ऐसी होती है ना, खूबसूरतियों की हमें सब कुछ है, लेकिन मसला ये है कि वो जो कुछ नीचे जो ज़मीनी हक़ाइक़ है हम उनसे नहीं। एक बच्चा जो है वादी सून में मैं गया, पहाड़ बहुत खूबसूरत है, परिंदा वहाँ से उड़ के आ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही एक बच्चा जो है वो 2 घंटे से एक फटी हुई अपना पैंट और शर्ट के साथ और जूते हैं या नहीं, 2 घंटे से एक पहाड़ चढ़ के आ रहा है, तो मेरे लिए परिंदा, पहाड़, बादल थोड़ा सा पीछे रह जाती है। इंसानी अलमिया अगर किसी पहाड़ों के दामन में जुड़ा हो तो अगर हसास दिल जो है उसके लिए बहरहाल वो एक अहम चीज़ है। तो मेरा ख्याल है कि वो हम अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी की बात नहीं है, बुनियादी तौर पे ये क्योंकि हक़ाइक़ हैं वो हैं, और जब तक हम इन पे बात नहीं करेंगे तो उस वक्त तक सिर्फ अगर हम ये कहें कि हम पहाड़ों की मदद सराई करते रहेंगे, इन चीज़ों की मदद सराई करते रहेंगे, We need to fix the shortcomings. Thank you very much and wish you all the best. वकार मलिक साहब को सुना जी आपने, वादी सून्स केसर आपने पढ़ा होगा शायद, मुशरती उलूम की किताबों में भी आएगा से एक जगह आपको ये मिलता है, इसके बारे में जिक्र मिलता है जब हम अपने खित्ते के बारे में बात करते हैं। लेकिन इन डिटेल्स इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, और ख़ास तौर पे जो वकार साहब का सबसे ज़्यादा फोकस मुझे नज़र आया वो लोकल कम्युनिटी, वहाँ के रहने वाले लोग अपना किरदार मुअस्सर करें इस जगह को मज़ीद मुमताज़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, पर हम कोशिश करेंगे कम से कम एक ग्लिम्स तो दिखाई दें आपको। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड सफ़र शर्त के हवाले से क्या खूबसूरती हम देखने वाले हैं, किस तरह का म्यूजिक सुनने वाले हैं, और वकार भाई चक्की भी चला रहे हैं, ये भी देखेंगे। मतलब अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुशामदीद एक बार फिर आपको एक्सप्रेसो में बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच और उसका 5वां दिन जो कि पाकिस्तान पे थोड़ा सा बल्कि काफ़ी हद तक भारी है।
मैच बहरहाल जारी है। इमामुल हक अपनी 50 मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि उनको ज्वाइन किया द स्किपर बाबर आजम ने। पाकिस्तान इस वक्त 84 रन बना चुका है, जबकि उसके 3 खिलाड़ी आउट हैं और इस वक्त पाकिस्तान को लीड कवर करने के लिए, जो कि न्यूजीलैंड ने दी है, मजीद 90 रन की जरूरत है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि इनिंग डिक्लेयर की थी न्यूजीलैंड ने अपनी, और पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, चूंकि 3 विकेटें ऑलरेडी गिर गई हैं और हम ये देख रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की टीम इस मैच को बचा ना सके। जीत तो दूर की बात, अब मैच को बचाना एक इम्तिहान है अगर पाकिस्तान की टीम दे पाए। हमारे सलीम खालिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे लाइव फ्रॉम दी सिटी ऑफ लाइट्स कराची, जहां पे लाइट्स के अंदर तो क्रिकेट नहीं हो रही है, लेकिन डे लाइट में भी हालात कुछ खास ठीक नहीं। हालात तो वाकयात कुछ अच्छे नहीं है। सलीम खालिक साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पाकिस्तान टीम हालात खैरियत से नहीं लग रही। हाँ, 3 विकेटें गिर गई। नाइट वॉचमैन नौमान अली भी आउट हो चुके हैं और हमेशा की तरह फिर जिम्मेदारी जो है बाबर के कंधों पर आ गई है। इमामुल हक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनको पता नहीं क्या हो जाता है, उल्टे सीधे शॉट मारकर आउट हो जाते हैं। तो आई होप आज ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर जो इन्हिसार है वो बाबर के ऊपर है। मुश्किल है मैच बचाना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपना होम ग्राउंड है, जिस तरह न्यूजीलैंड वाले खेले, केन विलियमसन खेले, तो अगर हम लोगों ने भी इस तरह तरीके से बैटिंग की और अच्छे अंदाज में खेले तो बिल्कुल बचा सकते हैं मैच। तो सलीम भाई, हमसे तो विकेट्स निकल नहीं रही थी, हम तो इतनी स्ट्रगल कर रहे थे, हम तो कह रहे जी बॉल नीचे रह रहा है, बॉल उधर जा रहा है, बॉल इधर जा रहा है, उन्होंने आते 3 बंदे हमारे आउट कर दिए। ये क्या वजह, हम में कोई कैल्शियम की कमी है, कोई क्या प्रॉब्लम है? देखिए, 3 में से चले एक को तो आप हटा दें, टेल एंडर है। 2 हमारे स्पेशलिस्ट जो है वो बैट्समैन आउट हुए, जाहिर है कि वो अच्छी बॉलिंग उन्होंने की, लेकिन अब देखना ये होगा कि बाकी कैसे खेलते हैं। ये चीज तो है कि जब आखिर के दिन होते हैं तो फिर जो है मुश्किल हो जाती है, वहां पर इतना बैटिंग करना दुश्वार होता है। लेकिन बाबर बहुत तजुर्बेकार प्लेयर है, इसी तरह इमाम है, बाद में आगा सलमान, सऊद है, और सब इन लोगों ने परफॉर्म किया, सरफराज ने भी परफॉर्म किया था। तो हमारी बैटिंग है, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही। अब देखना ये है कि लंच तक कैसे खेलते हैं। होपफुली कोई मजीद विकेट नहीं गवाएंगे तो फिर एक उम्मीद बढ़ चलेगी कि यार ये मैच हम बचा सकते हैं। लेकिन अगर 1-2 और विकेट गिर गए लंच तक तो फिर तो फारिग है। तो अभी तो पहले तो यही दुआएं करनी चाहिए कि पहला सेशन निकल जाए, तो उसके बाद एक आस होगी कि यार हाँ, हम ये मैच जो है बचा सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि बहुत कांटे निकल आए पिच पर, वहां पे खड़े होना बड़ा मुश्किल है, अभी भी खेल सकते हैं वहां पर आप। लेकिन सलीम साहब, हर बार हम इन मैचेस के अंदर, जब भी अभी पिछले 4-5 टेस्ट मैचेस हम देख रहे हैं, बड़ा स्ट्रगल करते हैं। जब भी हम बैटिंग की तरफ आते हैं, हमारी स्ट्रगल उसी पे रहती है। हम 1-2 प्लेयर्स के ऊपर रिलाय करते हैं, कभी वो खेल जाते हैं, कभी वो कोई जो कह ले एक अजीब सी शॉट लगा के आउट हो जाते हैं। और टेस्ट मैच में तो वैसे ही बड़ा एक सब्र तहम्मुल के साथ खेलना होता है, पेशेंस चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली नहीं है ये पेशेंस हमारे पास। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मिला, आप देखें ना, पहली इनिंग में क्या हुआ था कि जो हमारे दोनों ओपनर्स थे वो स्टम्प हुए थे, और ये पता नहीं हिस्ट्री में क्रिकेट की फर्स्ट टाइम ऐसा वाकया पेश आया था कि दोनों ओपनर हुए। तो जल्दी पता नहीं किस बात की है कि खाने की भूख लग रही होती है, चाय पीनी होती है, क्या होती है, बस आते हैं उल्टी सीधी शॉट मारते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अब वो गुंजाइश रही नहीं है। अब मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा, और इस तरह से अगर हारे तो बहुत ही अफसोसनाक बात होगी। तो ये उम्मीद है कि हम जो डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, क्रिकेट बोर्ड कल की खबरें आ रही थी, आप कंफर्म करें हमें जरा कि टिकट फ्री किए जा रहे हैं टेस्ट मैचेस। तो मैंने तो कहीं, हाँ, सेकंड टेस्ट के लिए ना, तो मैंने तो ज़ाहिर ख्याल ये भी किसी जगह पे किया कि हो सकता है क्रिकेट बोर्ड को कहीं 200 रुपए पर हेड देने ना पड़ जाए, क्या है मैच देखें, जैसी परफॉर्मेंस हमारी चल रही है। आपको क्या लगता है? इमरान, बिल्कुल ऐसे ही हालात लग रहे हैं। परफॉर्मेंस से ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मुझे थोड़ा सा एक पहले लोग कहते भी थे, लेकिन अब आइडिया हो रहा है कि जो टेस्ट मैचेस हैं वो बड़े शहरों में रखने का फायदा नहीं है। टेस्ट मैचेस रखने चाहिए थोड़े छोटे शहरों में, वहां पे शायद लोग आ भी जाए। लेकिन एक इशू ये है कि वेदर जो है ना, इन दिनों कराची का ही सबसे बेहतर होता है जिसमें क्रिकेट हो सके। आपके लाहौर में भी फॉग है, मुल्तान में भी फॉग है, पिंडी में भी इस तरह का मसला होगा। तो मजबूरी होती है कि यहाँ कराची में मैच रखें, इसीलिए पूरी सीरीज यहाँ पे कराई जा रही है। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है, और फिर क्रिकेट की भरमार है। और मुझे ये भी खदशा है कि आगे जाके पीएसएल का इसको नुकसान ना हो, क्योंकि अभी यहाँ पर इंग्लैंड से मैच हुआ, फिर 2 टेस्ट हो रहे हैं, फिर 3 वनडे आएंगे, फिर फेब में पीएसएल शुरू हो जाएगी। लेकिन सलीम साहब, शायद पीएसएल की T20 मैचेस होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट रहता है, कुछ थ्रिलिंग, कुछ हैपनिंग होता है, ऊंची शॉट्स खेली जाती हैं, तो शायद पीएसएल में आप कह रहे हैं, लेकिन स्टिल उस तरह से नुकसान है, क्योंकि टेस्ट मैचेस में तो बड़ी लंबी इनिंग्स चल रही है, आ रहे हैं, वो 5 दिन का वो सारा मामला होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस पे भी गौर करना चाहिए कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? हम सिर्फ अभी क्रिकेटर्स पे ही गौर कर रहे हैं।
देखिए फेस्टिविटी वाला माहौल नहीं होता ना। मैं बाहर देखता हूँ, जैसे इंग्लैंड में मैच हो रहा होता है लॉर्ड्स में, या ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा होता है एमसीजी में या सिडनी में, वहाँ लोग आते हैं, एक पिकनिक का सा माहौल होता है। वहाँ लोगों को फैसिलिटीज दी जाती हैं। जब कोई ब्रेक आता है तो बच्चे ग्राउंड के अंदर जाके खेलने लग जाते हैं, और उसके बाद जब और कोई ब्रेक आता है तो लाइन लगा के प्लेयर से ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं, सेल्फीज बनवा रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म के गिफ्ट मिल रहे होते हैं। बाहर स्टेडियम के आप जाएं तो वहाँ स्टॉल्स लगे होते हैं, शर्ट्स 50 की किस्म की चीजें होती है, स्पॉन्सर्स भी गिफ्ट दे रहे होते हैं। तो ऐसा माहौल यहाँ है नहीं। यहाँ पर आपको कोई नजर नहीं आएगा ना ग्राउंड के। सलीम भाई ये भी होता है ना कि हर टीम के अंदर ना कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं ना, जिनको लोग, जैसे रिसेंटली एक बड़ी अच्छी एंट्री पाकिस्तान के क्रिकेट में शाहनवाज धानी की है। मतलब ही इज द कैरेक्टर जिसको लोग देखने आते हैं। इससे पहले हसन अली थे, वो कभी मुख्तलिफ अपने डांस स्टेप्स करते नजर आते थे। इंडिया की टीम में विराट कोहली हैं, वो बड़ा एंटरटेन करते हैं लोगों को। इस तरह के कैरेक्टर्स भी, प्लेयर्स भी तो होते हैं। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि टीम शायद अपने मामलात में इतनी बिजी है कि वो एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर रहा नहीं है। कैरेक्टर नहीं है इमरान के मुताबिक, टीम में कोई कैरेक्टर एक तो होना ही चाहिए। यस नहीं, देखिए कैरेक्टर जो है इस तरह के आते हैं, वो फिर बाहर भी हो जाते हैं। हसन का आपने नाम लिया, वो फिर किधर है अभी, तो बिल्कुल साइडलाइन स्क्वाड में खिलाया नहीं जा रहा। उनको धानी की भी तवज्जो इस तरह की चीजों पे बहुत पड़ गई, तो वो भी अब एज अ मैस्कॉट लेके उनको साथ घूम रहे होते। खिलाते नहीं है बस, वो कभी आ रहा है कि केक बाग खिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, खिला नहीं रहे उनको, टीम के साथ रहते अच्छा, हैं, मैच नहीं वो एंटरटेन। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, वो मैं चाहता हूं मैं जरा पूछ लूं आपसे। कल रमीज राजा साहब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि ये टीम एक ब्रांड बन चुकी है और इससे छेड़छाड़ करना ठीक नहीं होगा। और साथ ही कल कुछ डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जिसमें जो जूनियर लीग है उसके बारे में बताया गया कि इससे तकरीबन 1 अरब रुपए का टीका लगा है क्रिकेट बोर्ड को, 99 करोड़ समथिंग। और इस पे जो खर्चे किए गए, और ओबियसली ये ब्रेन चाइल्ड भी रमीज राजा साहब का था, जो कि आया गुजर गया, और कितना एक आया, टीम्स ऑनरशिप, टाइटल स्पॉन्सरशिप, बहुत सारे मसाइल इसके रहे। इस पे जरा मैं चाहता हूं, आप चूंकि कनेक्टेड होते हैं प्लेयर्स के साथ और मैनेजमेंट के साथ, इस पे जरा इज़हार ख्याल करें आप। सबसे पहले तो मैं आपसे इमरान शिकवा करूंगा कि आपने अपने भाई को क्रेडिट ही नहीं दिया। ये खबर मैंने ब्रेक की थी। ओह माय गॉड। अच्छा, ये क्रिकेट पाकिस्तान और एक्सप्रेस में आई थी, पीसीबी ने बाद में उसकी, या किसी ने सोशल मीडिया पे बाद में। ब्रिलियंट सर, ऑन एयर क्रेडिट है आपको, बिकॉज़ आई फॉलोड सम अदर मीडिया सोर्स, बट यस ब्रिलियंट सर। नहीं, ये हमने ब्रेक की थी, मैंने दी थी सुबह ये स्टोरी। वाकई ये तकरीबन 1 अरब रुपए, और ये 1 अरब बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। जब ये पीजीएल शुरू हो रही थी, आपको याद होगा, मैं भी शोर मचा रहा था और भी लोगों ने बहुत कहा कि ये एक डेड प्रोजेक्ट है। अगर जूनियर लीग का इतना स्कोप होता तो सबसे पहले इंडिया या आईसीसी या कोई दूसरा इस तरह का करा लेता। लेकिन शायद रमीज राजा चाह रहे थे कि जिस तरह नजम सेठी ने पीएसएल शुरू कराई, तो मैं भी कोई ऐसा काम कर जाऊं कि मुझे याद रखा जाए। हुआ नहीं ऐसा। जितने टेंडर आए उन सब टेंडर में किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। इवन टीमें तक नहीं बिकी जो पीसीबी ने खुद फ्रेंचाइज अपने हाथ में बेचने की कोशिश की, नहीं बिकी, तो खुद पीसीबी ने टीमें जो है वो खिलाई। तो खर्चा ही खर्चा। जो मेंटोर्स थे उनको 1-1 करोड़ रुपए दिए गए, जो उसके मेंटोर्स थे ना। तो इसी तरह पैसा पानी की तरह उसमें बहाया गया, आया कुछ नहीं। 1 अरब रुपए इतना बड़ा अमाउंट होता है कि आप उससे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के ऊपर अगर लगा देते पैसे या कुछ होते तो बहुत फायदा होता। एक तरफ 5 महीने से हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को कोई पेमेंट ही नहीं हुई। उनको महीने के जो पैसे मिलते ना वो मिले। मैच फीस भी आखिर में T20 की दी, जब मैंने स्टोरी दी थी इसमें तो पीसीबी ने T20 की मैच फीस दी, तो आप उनको पैसे दे नहीं रहे। एक तरफ आपने इतना ह्यूज अमाउंट जो है वो उड़ा दिया। तो इस तरह की चीजें मेरे ख्याल है और भी कहीं सामने आएंगी, क्योंकि अब एक जंग शुरू हो चुकी है। एक डॉक्यूमेंट, दोनों चेयरमैन जो थे, नजम सेठी साहब का पहला दूसरा दौर और फिर रमीज राजा साहब का, इस हवाले से भी एक डॉक्यूमेंट, एक कंपैरिजन सर्कुलेट कर रहा है बैनुल अक़वामी दौरों पे और तनख्वाहों पे। कितनी हकीकत है उसमें? देखें, ये वो तो मेरे ख्याल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वजह ये है कि जिस वक्त नजम सेठी चेयरमैन पहले थे उस वक्त हमारी क्रिकेट हो रही थी सारी बाहर। ठीक है। तो यूएई तो हमारे लिए ऐसा था, इन लोगों के लिए, पीसीबी के लिए, जैसे लाहौर से कराची आ रहे हैं कि फलाना मीटिंग के लिए, इस मीटिंग के लिए। तो उस वक्त खर्चे तो हुए, और बाकी चीजों की भी उन्होंने खुद वजाहत पेश कर दी है। रमीज राजा साहब जब आए तब तक क्रिकेट हमारे यहाँ वापस आ चुकी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने भी खर्चे किए। 1.5 करोड़ रुपए की तो एक कार यूज कर रहे थे, वो बुलेट प्रूफ, जो कहते थे कि ये मेरी जान को खतरा है। तो पीसीबी में तो जो भी आता है, कहने को तो ये चेयरमैन की पोस्ट एजाजी होती है, लेकिन उसके साथ इतने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। आपने ऐसा जुमला इस्तेमाल किया ना, इसके 2 मुख्तलिफ मतलब निकलते हैं। मेरी जान को खतरा है, तो बंदा पूछ सकता है कौन है वो जान जिनको खतरा है। चले ठीक है सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच जी। क्या है वो कहते हैं मेरी जान को खतरा नहीं, उन्होंने कहा ऐसा, सीक्वेंस ऐसा बना। यार आप ब्रेक ले लें। देखिए उर्दू की खूबसूरती है ना। नहीं, उर्दू की खूबसूरती नहीं है, ये आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। पाकिस्तान टीम इज नेशनल स्टेडियम कराची। आपके मूड को अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। दुआ कीजिए पाकिस्तान आज का मैच बचा ले, मुश्किल लग रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ अब तहम्मुल मिजाजी और बुर्दबारी के बारे में। आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है एक गुलदस्ते की तरह है, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के रंग बिरंगे फूल होते हैं उसकी खूबसूरती का बायस बनते हैं, इसी तरह इंसानी माशरा में मुख्तलिफ ख्याल की बात की जाए, मुख्तलिफ मज़हब के अफराद से मिलकर तरतीब पाता है। और चनाचे तहम्मुल मिजाजी की बात की जाए, बुर्दबारी की बात की जाए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा, ऐसी ये खूबियाँ हैं जिनकी वजह से सोसाइटी के अंदर एक अमन और एक पीस कायम होता है। इससे पहले भी हम रिलीजियस हार्मनी की बात कर रहे थे, जुल्म की बात की जाए, हक तलफी का खात्मा होता है, इसी तमाम तर चीज़ों से खूबसूरत माशरा तश्कील पाता है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि तहम्मुल मिजाजी बुर्दबारी हमारी सोसाइटी में क्यों ज़रूरी है, एज ए इंडिविजुअल भी और सोसाइटी के अंदर भी। इसी पे बात करेंगे। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर साहब, आजकल जो आज का टॉपिक भी है, हम अपने गिर्द बहुत ज़्यादा इसका लाख फुकदान देखते हैं, चाहे वो तहम्मुल मिजाजी हो, बुर्दबारी हो। हम इन चीज़ों से खासे दूर हो गए, शायद हमारी ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, रूटीन बहुत डिफरेंट हो गई है। कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छा मौजू आपने चुना और वाक़यातन आज हम सब को इसकी बहुत ज़रूरत है। इर्द गिर्द तो इसकी कमी नज़र आती ही आती है, मुझे तो अपने अंदर भी इसकी कमी नज़र आती है कि हमें बहुत सारी जगहों पर जहाँ तहम्मुल कहते हैं बर्दाश्त कर जाना, दूसरों की बात जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो उसको अच्छे तरीके से उसका काउंटर ऐसे करना कि झगड़ा आगे ना बढ़े, ख़राबी आगे ना बढ़े। हमारे अंदर ये जो ख़राबी है, अगर हम अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत बड़ी नेमत करार दिया। हज़रत अशज बिन अब्दुल कैस एक सहाबी थे, उन्हें आका अलैहि सल्लम ने फरमाया इन्ना फ़ीका खसलतैन युहिब्बुहुम अल्लाह, तुम्हारे अंदर दो खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, उनमें से एक तहम्मुल करार दिया और दूसरा फरमाया तुम्हारी जो हया है अल्लाह इसको पसंद फरमाता है। तो ऐसे अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, खुद रसूलुल्लाह को फरमाया वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, ये फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की रहमत है इन लोगों के लिए कि आप इन पर नरम हैं। अगर आप सख्त होते और दुरुस्त होते, गुस्सा फरमाने वाले होते बिलफर्ज, तो ये लोग आपके इर्द गिर्द से दूर चले जाते। आका अलैहिस्सलाम की अपनी ज़िंदगी हिल्म और बुर्दबारी का इतना बड़ा नमूना है कि इंसान हैरान हो जाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बुराई ये है कि हम में से जब भी कोई बंदा अपने से छोटे बंदों की, खास तौर बड़ों की बात तो बर्दाश्त हो जाती है, ये भी एक बड़ा अजीब फिनोमेना है। मैं आज रास्ते में आते भी ये गौर कर रहा था कि अपने से बड़े, अपने से ताकतवर की हर बात बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जो खुद से छोटा हो ना उसकी नहीं बर्दाश्त होती। और गुस्सा ये समझदार है, आता भी उसी पर ही है जो हमसे कमज़ोर होता है, और इतना आता है फिर इंसान तहम्मुल की हर हद को निकल जाता है। और जैसे आपने ये बात कही, इंडिविजुअल्स के अंदर ये मसाइल जब घरों में होता है, मियाँ बीवी में होते हैं तो ताल्लुकात ख़राब होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, फिर झगड़े फसाद होते हैं, रिश्तेदारों के आपस में दूरी होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आए, इमाम बुखारी ने इस हदीस को रिवायत किया, आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे कई रिश्तेदार ऐसे हैं कि वो मेरे साथ बुराई करते हैं, मैं तहम्मुल के साथ उन्हें जवाब देता हूँ, इसके बावजूद वो मेरे साथ दुरुस्ती और सख्ती किए जाती हैं और मैं तहम्मुल करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ऐसा ही है जैसा तुम बता रहे हो तो यकीन मानो तुम उनके मुंह में राख डाल रहे हो, यानी वो कोशिश कर रहे हैं लड़ाई की और आप उस लड़ाई को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। नबी अक्सर सल्लम की आपने मिसाल दी हमारे लिए, तो हर चीज़ वहाँ से शुरू होती है और बिल्कुल खत्म होती है। बेहतरीन नमूना है उनकी ज़िंदगी हमारे लिए। ये जो लीडरशिप लेवल के ऊपर इस तरह की सूरत हाल है, मैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे आपको तवज्जो दिलाता हूँ। ये जो पोलराइजेशन यहाँ पे बढ़ गई है, गालम गलोच है, जातियात का कल्चर है, एक दूसरे की जाती जिंदगी पे कीचड़ उछालना है, और फिर वो कीचड़ प्रोफेसर साहब महदूद नहीं रहता सिर्फ सियासी जमातों तक, वो नीचे पूरे मुआशरे तक आता है। इस वक्त अगर आप एक 12 साल के बच्चे से भी कोई सियासी सवाल करें तो वो किसी को चोर, डाकू, गुंडा इस तरह कह के, इस तरह के अलकाबात से, तो ये हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है। सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जो आला सतह पे बैठे हुए लोग हैं, जिनको लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, उनका क्या रोल है जी, और कितना इम्पैक्ट आता है उनकी इस किस्म की शख्सियत से माशरे पे? इमरान भाई, मैं तो जब से ना मैंने होश संभाली है तब से ये लगता है सियासतदानों के हालात वाक़यात ऐसे ही थे। पहले ज़रा वसाइल कम थे, मोबाइल नहीं था,
मीडिया नहीं था तो, लेकिन आप 71 उस ज़माने से देखना शुरू कर दें और आते जाए, ख़ासतौर पर 90s का ज़माना मेरी याद में है, तो एक दूसरे पर जो गालम गलोच कीचड़ उछालते थे, फिर बाद में वो एक हो गए और कौम के अंदर जो पोलराइजेशन उन्होंने 90s के ज़माने में की थी, किसी एक से माजरत नहीं की। हमारे रिश्तेदारियां दूर हो गई, आपस में एक दूसरे की नफरत हो गई, किसी को सिक्योरिटी रिस्क कह दिया, किसी को गद्दार कह दिया, और वो लोग समझते थे कि वाकई मेरा लीडर सच कह रहा है, वो आपस में दूर हो गए। ये लोग बाद में एक हो गए और किसी से माजरत नहीं की। कब समझेंगे अब ये अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, मैं अपनी कौम के लिए कहता हूं, लीडरों को तो कुछ भी नहीं होना, ना ये बदलेंगे, इनके मफादात है, असल में जाती मफादात हैं, ये अपना पेट भरने के लिए लगे हुए हैं और इनके अंदर हिरस है, हवस है और बेहयाई है, ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, इनको मैं कुछ नहीं कहता। मैं अपने लोगों से कहता हूं, हमारे सामीन, हमारे नाजरीन, अल्लाह ने फरमाया कि ला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, खयानत करने वालों की तरफ से मत झगड़ो। हम इन खाइनीन की तरफ से आपस में झगड़ते हैं, अपनी रिश्तेदारियां खराब करते हैं, नफरतें पैदा करते हैं, भाई एक दूसरे से दूर हुए पड़े हैं, आपस में ऑफिस के कुलीग्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इन लोगों की वजह से जो बाद में इकट्ठे हो जाते हैं। और मजे की बात आपको बताऊं, ये सारे झगड़े के बावजूद आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, ये शादियों में इकट्ठे होते हैं, आपस में इनके प्यार में टीवी पे बोल रहे होते हैं, उसके थोड़ी देर में बैठे चाय पी रहे होते हैं, घरों में शादियां हुई नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये बहुत समझदार लोग हैं, ये कहते हैं वो सियासी है अपनी जगह, हम बाद में एक जैसे हैं, और हमारी सियासत न सोते जागते तक ले जाते हैं। हमारी सियासत खत्म ही नहीं होती जो हम अवाम है नीचे। लेकिन बहरहाल इनकी फैन फॉलोइंग हमारे लीडरान की, अच्छा कुछ फिर हमारे मजहबी इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, शिद्दत क्या जोश खिताबत में वो भी ऐसी बातें कर जाते हैं कि बड़ा असर पड़ता है और हमने बड़ा भुगता है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जिम्मेदारी इन लोगों जिनकी फैन फॉलोइंग है, इनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है कि इनको फॉलो करके जो लोग गलत करते हैं उन लोगों को अपना गुनाह तो होगा ही, साथ जिसको फॉलो करते हैं उस शख्स को भी गुनाह होगा। ऐसे शख्स के बारे में जिसका मैसेज पे इम्पैक्ट हो, इस्लाम का क्या कहना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कहती हैं? क्योंकि एक मेरा इनफरादी गुनाह है या फेल है, और एक जिसका असर इज्तमाई है। जैसा मैं आपको बताऊं, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे तो एक बच्चा फिसला, आपने बच्चे से कहा बेटा एहतियात से फिसल जाओगे, तो वो समझदार लड़का था, किसी मुहद्दिस का बेटा था, उसने कहा मैं फिसल गया तो मैं फिसलूंगा, आप मोहतात रहें, आपकी गलती से सारी उम्मत फिसलेगी। अच्छा, ये जो लोग जिनके फिसलने से, जिनकी गलती से पीछे लोग वाकई गलत हो जाते हैं, इन पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और बुनियाद ये है, मैं आपको एक बात, किसी भी उम्र का कोई आदमी है, तहम्मुल बुर्दबारी सीखने से आती है, अगर पैदाइशी नहीं है किसी में, पता नहीं अब इसको ये हमारे नफ्सियात हो कोई तो वो देखे कि तहम्मुल और बुर्दबारी पैदाइशी है या नहीं। लेकिन हदीस पाक में मैंने एक हदीस पढ़ी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम, इल्म सीखने से है, वल हिल्मु बित्तहल्लुम, और हिल्म और बुर्दबारी बर्दाश्त करना सीखने से है। अगर बुर्दबारी पैदा करने के लिए मेरे समेत हर बंदा मेहनत करे, कोशिश करे, स्ट्रगल करे। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी हज़रत शेख सरंदी रहमतुल्लाह ताला के पास एक शख्स आया, उसने कहा आप मुझे कोई नसीहत कर दें, तो आपने फरमाया नसीहत ये है कि कभी खुदा ना बनना और कभी रसूल ना बनना। उसने कहा ये क्या बात है, खुदा और रसूल तो कोई भी नहीं बन सकता। आपने फरमाया बात ये है कि जो मैं कहूं वही हो जाए, ये अल्लाह की शान है, बंदे की नहीं, और जो मेरी बात ना माने वो काफिर हो जाए, ये नबी की शान है, ये किसी और की नहीं है। वाह प्रोफेसर, इन द एंड अब ये जो हम अपने इर्द गिर्द प्रैक्टिस देख रहे हैं, क्या किया जाए? क्योंकि हम सोसाइटी को तो समझा, आपने बहुत सारी बातें की, आप, मैं, इमरान, हम बहुत सारे लोगों के अंदर ये मसाइल हैं, हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं? तहम्मुल सीखना है हमने, अपनी मर्जी के खिलाफ चीज़ों को देखें, आदत बदलने पर मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो हमें पॉइंट आउट करना होगा कि ये बीमारी मेरे अंदर है, फिर इस पर प्रैक्टिस करनी है, मर्जी के खिलाफ चीज़ों को बर्दाश्त करना। हमने खुद को हर वक्त पैगाम दिए जाना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो, ज़रूरी नहीं है कि हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो, मेरी मर्जी के खिलाफ चीज़ें हो सकती हैं, होती हैं, होती रहेंगी, मुझे उनको किस तरह रिएक्ट करना है, उन्हें रिस्पॉन्ड किस तरह करना है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत देख के हमने करना है। अगर हम ये सीख जाए तो बड़ी नेमत है अल्लाह की। जबरदस्त बात प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आप हमें एक वेकअप कॉल दे देते हैं बहरहाल, और इसीलिए हम ये मौजू रखते भी हैं। अमूमी तौर पर आपको नहीं मिलते ऐसे मौजू मखसूस इस्लामी दिनों के अलावा सुनने को, लेकिन हमारी कोशिश होती है क्योंकि इस्लाम ज़ाब्ता हयात है, हमारी ज़िंदगी में रहना इसका बहुत ज़रूरी है। वंस अगेन थैंकिंग प्रोफेसर नासिर महमूद साहब कि उन्होंने वक्त निकाला, इस अहम मौजू पे बात की। हम सबको अपनी इस्लाह करनी है, मैं खुद को ठीक कर लूँगा, मेरे लिए दुनिया ठीक हो जाएगी, जब तक मैं दूसरों को ठीक करता रहूँगा दुनिया ठीक नहीं होगी। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में और 2022 के आखिरी प्रोग्राम में और उसके आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 2022 जाने वाला भी, हम कल नहीं आएंगे, वैसे एक दिन तो है आपके पास। खैर इससे पहले कि हम नए साल की अल्लाह करे बहुत सारे दिन 2022 के हवाले से अजीब से कहा, इससे पहले कि हम नए साल की तैयारियां भी आपको दिखानी है हमने, लेकिन उससे पहले आपको पता है कारवां सराय जो एक तोहफा हमने आपको दिया, एंड वी फील प्राउड ऑफ इट कि एक्सप्रेस न्यूज़ पे एक ऐसा शो आता है जो बाकी सब शो से अलग है, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब अपनी ज़िंदगी के किस्से दास्तानें अपने तरीके से आपको सुनाते हैं। तकसीम के ऊपर बात हो रही है और शुरू में तारड़ साहब ने ये मौजू चुना और बहुत ही क्रिटिकल मौजू है कि पाकिस्तान इंडिया की जब तकसीम हुई इसकी वजूहात क्या बनी, हमारी गलतियां क्या थी, हमने उस पर कितना सीखा। इस इतवार को 7:05 पे इस सिलसिले का आखिरी शो आ रहा है। बिल्कुल तीसरी किस्त है और इसके सिलसिले की आखिरी किस्त है जो तकसीम के हवाले से पहले दो एक साथ में उन्होंने बड़ा अच्छा बिल्डअप किया उसको, और अब इसको कंक्लूड करने वाले हैं जो भी उनकी मेमोरी के अंदर उन्होंने कहा जिस तरह से मौजूद थी तमाम तर चीजें। तो आप और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया रिलेशनशिप के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अपने तजर्बे की रोशनी में बता रहे हैं कि सब कुछ क्यों हुआ और बेहतर कैसे हो सकता है, या आइंदा इसका मुस्तकबिल क्या होगा। जरा आपको कुछ ग्लिम्स दिखाते हैं, झलकियां देखिए जरा, वापस आते हैं। राजस्थानी को अगर आप नहीं जानते तो एक बहुत बड़े एक्टर को और एक बहुत बड़े इंसान को नहीं जानते। उन्होंने 2 बीघा ज़मीन में जो बिमल राय ने डायरेक्ट की थी बड़ा यादगार किरदार अदा किया था। और मेरे बचपन की बात है कि एक फिल्म होती नहीं थी हमने देखी और उसका नाम था हम लोग। वो हमें बहुत ज़्यादा समझ तो नहीं आई थी क्योंकि वो एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड की फिल्म थी और उसमें बलराज साहनी थी और बलराज साहनी के जो डायलॉग थे वो लिखे थे यानी हम लोग के उस ज़िया सरहदी साहब। तो ज़िया सरहदी साहब का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था कि जिस दिए में तेल ना हो उसे जलने का क्या अधिकार। अमृता ने किसी से पूछा कि ये साहब कौन है, इनका तारफ़ नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ये अहमद राई हैं। तो अमृता ने कहा ये त्रिंजन वाले अहमद राई हैं, क्योंकि त्रिंजन एक क्लासिक पहली पंजाबी की पोइट्री की किताब पाकिस्तान के बाद छपी। तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो वो बाकायदा कदमों में बैठ कि आप तो गुनाहगार कर रहे हैं। राई साहब शोहरत से बहुत घबराते थे, लेकिन शोहरत उनसे नहीं घबराती थी, शोहरत उनके पीछे पीछे थी। तो सानी को वो लेके गए मुख्तलिफ जगहों पे और सानी के लिए उन्होंने सानी के जज्बात की अक्कासी करने के लिए एक पंजाबी नज़म लिखी थी जो उनके शायद किसी भी मजमुआ कलाम में नहीं है, बहुत रेयर नज़म है। कहेंगे लाहौर की अगर कोई लड़की, उन दिनों वो 2 चोटियां करने का रिवाज था, माए मेरी ने मैनू बड़ा चाहते 2 गुत्तां कर मेरी, आपने सुना होगा। तो 2 करते उसमें रिबन बांधती थी। तो प्राण ने कहा कि अगर किसी सुबह लाहौर की लड़की जो है वो गलती से एक ही रंग के रिबन ना पहने, एक नीला पहन ले एक सुर्ख पहन ले, तो अगले रोज़ राजकुमारी से लेके कश्मीर तक लड़कियां एक नीला और एक दूसरे सुर्ख रंग का इसलिए पहनती थीं रिबन कि लाहौर की लड़की ने पहना। खुशवंत सिंह साहब जब लाहौर से गए, आप जानते हैं कि लाहौर में वो प्रैक्टिस करते रहे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने उनका फ्लैट था, उनका एक आबाई घर भी था और उनके बहुत नज़दीकी ताल्लुकात थे मंजूर कादिर फैमिली से, वो भी बहुत प्रोमिनेंट फैमिली थी लाहौर की। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपना आबाई घर जो था लाहौर वाला वो मंजूर कादिर के सुपुर्द कर दिया और कहा कि इसकी देखभाल कीजिएगा, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लीजिएगा। तो खुशवंत का कहना है कि 2 साल या 3 साल के बाद जब मैं वापस गया हूँ तो मैंने देखा कि वो घर, मैं अंदर दाखिल हूँ तो उस तरह का ही था जिस तरह हम छोड़ के गए, हर चीज़ उसी मुकाम पे थी। तो मैंने कहा मंजूर ये क्या है, मतलब ये इतना साफ सुथरा। उसमें उन्होंने 2 मुलाजिम रखे हुए थे। उन्होंने कहा खुशवंत मैंने 2 मुलाजिम रखे हुए हैं जिनका काम सिर्फ ये है कि इस घर की झाड़ पोंछ करना और हर चीज़ सलीके से रखना। ये घर है तुम्हारा, मैं चौकीदार हूँ इसका।
कारवांसराय तकसीम के मौजू के सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा इस इतवार शाम 7:05 पे एक्सप्रेस न्यूज पे तारड़ साहब के साथ। आगे बढ़ते हुए नए साल की चूंकि हमने बात की थी, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। अमरीका में साल नौ के जश्न की तैयारियां इस वक्त उरूज पे हैं। सर्दी भी शदीद है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों, सड़कों, शाहराहों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया है। इनफरादी तौर पर भी लोग अपने घरों को सजा रहे हैं और कमाल के मनाजिर हैं। आतिशबाजी भी आपको पता है, न्यूयॉर्क में 9:30 की रात के टाइम स्क्वायर पर जो केले क्रिस्टल बॉल्स को भी सजाया गया है, तैयार किया गया है क्रिस्टल बॉल को। और इसके साथ साथ ये जो आतिशबाजी होती है टाइम स्क्वायर के ऊपर, ये भी बहुत लोगों की तवज्जो ऐसे शहरों का तस्करा है जहां पे अगला घूम घूम के न्यूयॉर्क एंड देन इस्तांबुल। हाँ, इस्तांबुल का बता दें। अच्छा, वो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल है। और इसमें जनाब यहाँ पे जो मिठाई की दुकानें हैं इस्तांबुल के अंदर, उनको सजा दिया गया है। तुर्किया के अंदर जगमग कर रही हैं दुकानें, लोगों की बड़ी तादाद है, मिठाई खरीदने में मसरूफ नजर आती है। और ये तुर्क रिवायत है जिसके मुताबिक लोग खास मौकों पर अपने चाहने वालों को मिठाई तकसीम करते हैं। मिठाई खाओ और मीठा बोलो। अब इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, 2022 इस उम्मीद के साथ कि आपका हमारे साथ अच्छा गुजरा है। हमने कोशिश की कि अपना किरदार अदा करें, जो भी पॉजिटिवली अपने प्रोफेशन के मुताबिक कर सकते हैं। एक्सप्रेसो अपनी एफर्ट्स करता रहा है और हम उम्मीद और यकीन भी दिलाते हैं आपको 2023 में इंशाल्लाह ये एफर्ट्स अल्लाह करे 2023 आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो। जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी रेजोल्यूशंस हैं, वो आप पूरी कर सकें। सो लिहाजा नए साल में फिर मुलाकात होगी, तब तक के 2 दिन बाद। अल्लाह हाफिज।